इस दुनिया में 10,000 से ज्यादा बच्चों के पास सुपर नेचुरल पावर्स हैं, जिनमें से एक हमारा एक प्रोटैगनिस्ट भी है जिसकी पावर्स तुम सभी को हैरान कर देगी, क्योंकि ये एनीमे एक कंप्लीट मिक्सचर है दिल, दोस्ती और वक्त का। तो फटाफट रुमाल पकड़ो और अपने आंसू पूछने के लिए तैयार रहना, क्योंकि मौसम बिगड़ चुका है। कहानी की शुरुआत में हमारा प्रोटैगनिस्ट यू ओटोसाका खुद को अकेला पाता है। वो यही सोचता है कि क्या जैसा मैं हूँ वैसे बाकी लोग भी होंगे। तो भीड़ के बीच में यू सभी इंसानों को स्कैन करने लगता है। आगे वो बताता है कि उसको एक ऐसी गॉड गिफ्ट पावर मिली हुई है जिससे वो अपनी आत्मा को दूसरों के शरीर में 5 सेकंड तक डाल सकता है। ऐसा करके इसने एक बार लड़कियों को परेशान भी करा, और जब भी इसको स्कूल के छपरी गुंडे दिखते ये अपनी पावर्स का यूज करके उनको आपस में ही लड़वा दिया करता। स्कूल में टॉप करने के लिए भी ये आखिरी के मिनटों में अपनी आत्माओं को टॉपर्स की बॉडी में डालता और एक करके उनकी पूरी आंसर शीट पढ़ लिया करता। और जब भी रिजल्ट आता था तो ये हमेशा फर्स्ट ही आता। आगे वो बताता है कि उसका एक ही सपना है कि वो इस घटिया स्कूल से निकल के एक महंगे रिच स्कूल में जाए। तो जगह जगह रिसर्च करता है, वो लोगों की जासूसी करता है और पता लगाता है कि कौन कौन से बच्चे उसी के स्कूल में जाना चाहते हैं। और बस फिर होना क्या था, रिजल्ट के बाद ये अच्छे से प्राइवेट स्कूल में पहुंच गया। आगे नए स्कूल में जाकर के स्पीच भी देता है, और उसकी स्पीच के दौरान यूमी नाम की लड़की और उसकी दोस्त बात करते हैं कि ये कितना हॉट है। वक्त के साथ हमें पता लगता है कि ये तो हर एग्जाम में टॉप ही मारता है, लेकिन अब कोई उसकी जासूसी कर रहा है। आगे तभी फोन खोलता है, उसको पता लगता है कि एक लड़की का इसको मैसेज आ रखा है। अपना भाई काफी ज्यादा परेशान हो चुका था, क्योंकि जब से वो स्कूल में आया था तब से कोई ना कोई लड़की इससे मिलना चाहती थी। इधर इस लड़की ने इसको बुलाया और कह रही थी कि क्या तुम मेरे साथ कहीं जा सकते हो। अपने प्रोटैगनिस्ट ने इसको झूठ बोला और कहा कि मुझे पढ़ाई के लिए टाइम निकालना पड़ता है, मुझे थोड़ा सोना भी होता है। टेंशन मतलब तुम्हें कहानी में पता चलता रहेगा कि ये कितना चालाक लड़का है, क्योंकि अपने भाई का प्लान है कि स्कूल की सबसे सुंदर लड़की यूमी को सेट करे। जहाँ आगे वो देखता है कि कैसे यूमी और उसकी दोस्त मिचोन जो है रोड क्रॉस कर रहे हैं, तभी अपनी पावर्स का यूज करता है। मिचोन की बॉडी के अंदर आकर के मिचोन को रोड के पास लाता है और ट्रक ड्राइवर की बॉडी के अंदर घुस के ट्रक को सीधा यूमी की ओर लाता है। मौका मिलते अपनी बॉडी में वापस आकर यूमी को बचाता है। आगे वो इसको पकड़कर नर्स के पास ले जाता है, और तब यूमी उसको कहती है कि तुम हमारे साथ पैनकेक खाने चलोगे। ये इसको झूठ बोलता है और कहता है कि मुझे और भी काम है। और तभी उसकी दोस्त मिचोन समझ जाती है और कहती है कि मेरे भाई ने मेरे लिए सुशी मंगाई है, तो मैं अभी जा रही हूँ ताकि उन दोनों को अकेला छोड़ पाए। आगे दोनों रेस्टोरेंट में जाते हैं। इसे देख करके मुझे अपने स्कूल के दिन याद आ गए, कभी हम भी स्मार्ट ही हुआ करते थे। आगे यूमी उसको समझाती है कि तुम्हें पैनकेक कैसे खाना चाहिए, और हीरो उसके सामने बार बार झूठ बोलता है और कहता है कि वाह मुझे तो पता ही नहीं था कि इतने बढ़िया तरीके से पैनकेक खाया जा सकता है। उसके बाद यूमी से रिक्वेस्ट करती है कि स्कूल के बाद हम दोनों फिर मिलेंगे, और हीरो की आगे साफ दिखा रही थी कि इसने इसको फंसा लिया है। आगे जब क्लास में आता है इसको वापस यूमी का मैसेज दिखता है, और फिर ये ऊपर होकर जोर जोर से हंसने लगता है। तभी ऊपर अनाउंसमेंट आती है कि इसको प्रेसिडेंट बुला रहा है। जैसे प्रेसिडेंट ओमुरा उसकी मार्कशीट लेकर के कहते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुमने पिछले एग्जाम में चीटिंग करी है, तो मैं चाहता हूं कि तुम एग्जैक्ट आंसर यहाँ पे लिखो, 90% से ऊपर लाओ। अगर नहीं कर पाए तो तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। ये सोचते हैं कि क्या बकवास है, और जैसे जाने लगता है उसको प्रेसिडेंट रोकता है और कहते हैं कि ये प्रिंसिपल का ऑर्डर है, अगर तुमने नहीं करा तो मैं तब भी स्कूल से बाहर निकाल दिया जाएगा। आगे तक एग्जाम शुरू होता है और यही सोचता है कि अगर प्रेसिडेंट की बॉडी में चला जाएगा तो आंसर्स देख लेगा, लेकिन जाती इसको दिखता है कि ये तो कुछ अलग ही मैगजीन देख रहा है। इधर ही देखते हैं कि लड़की कैमरा पकड़ के इसके पास आ गई। ये बताती है कि इसका नाम तोमोरी है और ये दूसरे स्कूल की स्टूडेंट प्रेसिडेंट है। जहाँ उसको वीडियोस दिखा के बताती है कि तुम्हारे अंदर पक्का कोई ऐसी पावर है जिससे तुम लोगों की बॉडी के अंदर घुस पाते हो। मैंने आज ही नहीं, इससे पहले मैंने तुम्हें काफी ज्यादा रिकॉर्ड करा है। मैंने ये देखा है कि तुमने चीटिंग करनी हो चाहे किसी से लड़ना हो, तुमने हमेशा लोगों की बॉडी पोजेस करी है। ऑल्दो मैंने तुम्हारी सारी की सारी बॉडी चेकअप्स देखे, किसी में भी सिम्टम या कंडीशन नहीं लिखी। ये सुनते ही अपना हीरो घबरा जाता है और कहते हैं कि क्या मजाक है, और वहां से टेबल फेंक कर भाग जाता है। उसको चश्मे वाला लड़का भागता हुआ देख लेता है। आगे उन्होंने प्रोड्यूसर बाहर आके यूमी का हाथ पकड़े कहते हैं कि भागो, लेकिन वो बेचारी भाग नहीं पाती और वहीं गिर जाती है। तो अपना हीरो वहीं छोड़ के आगे भाग जाता है। आगे लड़का आकर के यूमी की हेल्प करता है। इधर हम देख सकते हैं कि प्रोटैगनिस्ट भाई कुत्ते की तरह भाग रहा है। वो मेन मार्केट से आकर के बच के जाता है, लेकिन तभी देखते हैं कि पीछे अटैक हो गया। वो और डर के भाग रहा होता है, लेकिन तभी वो देखता है कि दूर से चश्मा लड़का उसको देख रहा है। जहाँ रॉकेट की स्पीड से आकर अपने प्रोटैगनिस्ट को धक्का देता है, जहाँ यू फिर सीधा आसमान से नीचे आकर मेंढकों की छलांग मार के नदी में गिरता है। इधर ये बताता है कि इसके पास पावर्स है कि टेलीपोर्ट हो सकता है, फिर स्पीड कहीं भाग सकता है। ये पूछता है कि चलो ये बता तुम्हें मुझसे क्या काम है। जहाँ तुम्हें आके कहती है कि तुम्हें हमारे स्कूल में ट्रांसफर लेना होगा। वो उसको बता दी कि इस दुनिया में तुम ही अकेले नहीं हो जिसके पास सुपर नेचुरल पावर्स हैं, हम भी उनमें से एक है। तुम्हारे पास जो पावर है पक्का तुम्हें पुबर्टी के टाइम पे मिली होगी, और ये पावर तब तक रहती है जब तक तुम इस दुनिया को छोड़ के ना चले जाओ। इसलिए हम चाहते हैं कि तुम हमारे स्टार ओशन एकेडमी स्कूल में ज्वाइन हो जाओ। आगे जैसे उसका कैमरा छूने वाला होता है तभी उसको अचानक से हवा में चांटे पड़ना शुरू हो जाता है, सीधा नीचे गिरता है। और हमें पता लगता है कि तोमोरी की स्पेशल पावर्स है कि वो गायब होकर पीट सकती है। और ये लोग चाहते थे कि हमारा प्रोटैगनिस्ट यू इनके साथ इनकी काउंसिल में ज्वाइन हो जाए, और इनका मिशन है कि उन लोगों को रोके जिनके पास पावर्स है उनका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। आगे अपना भाई रात को घर आता है, जहाँ उसकी बहन उसको बताती है कि तुम्हें स्कॉलरशिप ऑफर आया है स्टार ओशन एकेडमी से, और एक सरप्राइजिंग बात कि मैं भी तुम्हारे साथ चल रही हूँ। यू पूछता है कि तुम्हारे दोस्तों का क्या होगा। फिर वो बोलती कि फोन तो है, मैं उनसे वीडियो कॉल पे बात कर लिया करूंगी। आगे उसने उसके लिए बढ़िया सा अंडा चावल बनाया था। ये अपने प्रोटैगनिस्ट को बिल्कुल पसंद नहीं आता, लेकिन तब भी उसको झूठ बोल देता है कि ये बढ़िया बना है। उसकी बहन बताती है कि मम्मी जब बनाती थी तो ज्यादा बढ़िया लगता था। जहाँ हमें पता चलता है कि हीरो की मॉम ने जब उसके फादर को डिवोर्स दिया था उन दोनों को ही सीधा उनके अंकल के पास छोड़ दिया, और उसी दिन से यू ने सोच लिया कि उसके पास परिवार के नाम पे उसकी छोटी बहन है और कोई नहीं। आगे रात को उसकी बहन टेलीस्कोप से सितारे देख रही होती है, तो हीरो उसको कहते हैं कि तुम्हें अगर अच्छे दोस्त बनाने होंगे तो तुम्हें रात के टीवी शोज देखने पड़ेंगे, क्योंकि सारे बच्चे उन्हीं के बारे में बात करते हैं, सितारों के बारे में कोई बात नहीं करता। वह अगली सुबह ये लोग स्कूल के अंदर जाते हैं, जहाँ गार्ड काफी गंदी तरीके से घूर रहे थे। जहाँ अंदर जाती है उनको इन लोगों का पर्सनल रूम मिलता है। आगे यूमी से मिलता है और उसको ऑलरेडी रूल समझा दिए गए थे कि तुम इस चीज के बारे में कभी किसी को नहीं बताओगे, जब तक तुम्हारी पावर्स गायब ना हो जाए तुम इस बारे में भी किसी को नहीं बताओगे। ये यूमी को इस बारे में समझा नहीं पा रहा
रहा था, जहाँ यूमी को कहता है कि तुम बीच बीच में मुझसे मिलने आया करना। यूमी कहती कि ऐसे नहीं आ सकती, मेरा घर और तुम्हारा स्कूल काफी ज्यादा दूर है, अगर मैं तुमसे ऐसी मिलती रही तो लोग मुझे स्टॉकर समझेंगे। यू कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं तुमसे नहीं मिल पाऊंगा। तभी यूमी कहती है तो इसका मतलब हमारा यहीं से डी एंड होता है, मैं बहुत खुश रहूंगी और तुम्हें जिंदगी भर याद करूंगी कि तुमने मेरी जान बचाई थी। अपना हीरो सुन के एकदम हैरान हो जाता है, जब तक वो कुछ बोल पाता है वो ये सब कह करके वहां से चली आती है। हीरो को रियलाइज होता है कि इस लड़की ने इसको डम कर दिया, यानी कि अब छोड़ दिया। ऐसी होता है भाई, द मोमेंट आपका स्कूल या ट्यूशन या कॉलेज उस लड़की से अलग होता है तुरंत आपको छोड़ देती है। तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हुआ होगा तो कमेंट में जरूर बताना। आगे तुम वही देखती है कि शौक में क्यों पड़ा हुआ है। इधर दोनों ही प्रोटैगनिस्ट की बहन से मिलते हैं और बताते हैं कि मेरा नाम टाकाजू है और इसका नाम टोमोरी है और हम यहाँ पे तुम्हारी हेल्प करने को कम्प्लीटली तैयार हैं। इधर अपने प्रोटैगनिस्ट को तभी वो बक्सा मिलता है जहाँ पे उसके अंकल ने टेस्टी रामेन रखे हैं, तो तुरंत उनको छुपा लेता है। आगे हम टोमोरी को देखते हैं जो कि यू की बहन को अपनी इनविजिबल ट्रिक्स दिखाती है और लड़की एकदम हैरान हो जाती है, उसको कहती है कि आप तो टीवी में आने वाले जादूगरों से भी ज्यादा बढ़िया हो। आगे इन दोनों का यह होना अपने प्रोटैगनिस्ट को थोड़ा बहुत इरिटेट करता है और वापस से दोनों चावल और अंडा खाते हैं और हीरो टीवी में इनका गाना सुनकर को रियलाइज होता है कि वाकई में ये बैंड काफी पॉपुलर है। आगे उस रात अपने प्रोटैगनिस्ट को सपना आता है कि उनका एक और कजन भाई भी है, लेकिन उसको पता नहीं कि वो कौन है। वेल अगली सुबह अपना प्रोटैगनिस्ट तैयार था कि अपने स्कूल के पहले दिन के लिए निकले, जहाँ तभी स्कूल पहुंचते ही उसकी मुलाकात तोमारी और तकाजू से होती है। आगे उनके साथ चलते हुए अपना यू उनसे पूछ लेता है कि क्या स्कूल में जितने लोग पढ़ते हैं उन सभी पे पावर्स है। ये लोग उसको बताते हैं कि स्कूल में दो तरह के बच्चे पढ़ते हैं, एक जिनके पास ऑलरेडी पावर है और दूसरे जिनके पास पावर आने के चांसेस हैं। हमें इन दोनों तरह के बच्चों को अपनी एकेडमी में रखना होता है क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई और साइंटिस्ट आकर इनका इस्तेमाल करे। उसकी बातें सुनकर के अपना प्रोटैगनिस्ट घबराता और हंसते हुए कहता है कि क्या बकवास बातें, ये सच भी है क्या। आगे तुम्हारी कहती है कि मैं मजाक नहीं कर रही, मेरे भाई के साथ भी ऐसी हुआ था। उसको एक साइंटिस्ट ने पकड़ा और उसके बाद से वो गायब भी हो गया। ये सब देखते हुए कुछ लोगों ने मिलकर के स्कूल बनाया ताकि हमारे जैसे लोगों को बचाया जा सके और उनको पकड़ा जा सके जिनके पास ऐसी पावर्स है जैसे कि तुम। आगे अपना यूज को कहते हैं कि एक बात बता, मैं तुम्हारे इस मिशन में शामिल ही क्यों हूँ, मैं करूँ ही क्यों ऐसा। वो उसको बताती है कि रीजन जानने की जरूरत नहीं है, एकेडमी ने तुम्हें एक नया स्कूल दिया, तुम्हें नई जगह दी, तुम्हें खाने पीने का सामान दिया, तुम्हारे पैसे कम करे। और सुनकर के यू का मुंह बंद हो जाता है और ज्यादा कुछ बोल नहीं पाता। आगे अपना प्रोटैगनिस्ट अपनी क्लास के अंदर जाता है और काफी खुश होकर के एकदम कॉन्फिडेंस में अपने बारे में बताता है। उसकी आवाज ही बढ़िया थी, लुक्स में भी काफी अच्छा था, तो ज्यादातर लोगों को पसंद आता है। वो तभी देखता है कि दूसरी बेंच में टोमोरी बैठी हुई है और आखिरी बेंच में टाकाजू बैठा हुआ है और ये देख करके भाई इसका ऑरा ही गिर जाता है। खैर क्लास के बाद टाकाजू अपने प्रोटैगनिस्ट के पास आता है और कहता है कि तुम आज लंच नहीं लाए क्या। ऑब्वियसली ये भी मेरी तरह तो ये लंच लाना भूल गया था। वेल आगे फिर दोनों ही बैठ के अपना लंच करते हैं। तभी अपना प्रोटैगनिस्ट यू जो है टाकाजू से पूछता है कि इतनी लड़कियां होने के बावजूद भी तुम्हारी इतनी अकेले बैठ करके क्यों खाना खा रही है। तो वो उसको बताता है कि जब से इसकी इनविजिबिलिटी पावर अनलॉक हुई थी तब से ये किसी को भी दिखाई नहीं देती थी सिवाय कैमरा के, एंड इसकी इसी पावर के चलते ज्यादातर लोग इससे दोस्ती नहीं करते। और पहले ये ऐसी नहीं थी, लेकिन जैसी मिडिल स्कूल में आई उसके बाद से ऐसी हो गई। कुछ बाद ही तभी इनके पास आती है और कहती है कि हमारा हेल्पर आने वाला है। जहाँ फिर ये दोनों ही यू को कहते हैं कि तुम्हें हमारे साथ स्टूडेंट काउंसिल रूम में चलना होगा। ये तीनों ही वहाँ पे पहुंच करके इसी का इंतजार कर रहे थे। आगे तभी ये गीले बालों वाला दरवाजा खोल करके अंदर आकर के मैप में एक बूंद गिराता है और उसके बाद चुपचाप वहाँ से चला जाता है। हमें पता चलता है कि इसका नाम कोनेगामी है। ये देखकर यू हैरान हो जाता है, इनसे पूछता है कि भाई ये क्या था और ये कौन था। ये दोनों बताती हैं कि ये हमारा हेल्पर है जो कि उन लोग की लोकेशन फाइंड करता है जिनके पास तुम्हारी तरह मैजिकल पावर्स होती हैं। ये पूछता है कि अब हम लोगों को क्या करना होगा। तुम्हारी कहती है कि और क्या, अब हम लोग को इन्वेस्टिगेशन करनी होगी। आगे तीनों ही हाई स्कूल की ओर पहुंच जाते हैं जहाँ तुम्हारी जगह जगह लोगों को देख रही होती है। कुछ वक्त बाद फिर वो भागते हुए अपने यू के पास आती है और कहती है कि मुझे कोई सस्पिशियस बंदा दिख गया है, हमें इसके पीछे चलना चाहिए। प्रोटैगनिस्ट को समझ नहीं आता कि वो क्या बोले तो उसके पीछे जाने लगता है। वहीं ये लड़का एक बैग पकड़ के उनसे दूर भागने लगता है। ये देखते हुए यू अपनी पावर से उसकी बॉडी को कंट्रोल करके उसके बैग में से सारा आइटम बाहर निकालता है। तुम्हारी चीजों को ढूंढने लग जाती है। वहीं तकाजू उसको एक स्पीयर दे करके बक्सों में गिराता है। ये तुम्हारी को एक पर्स में एक लड़की की फोटो दिखती है और तभी दिखती है कि उसकी एक्सरे फोटो भी है। तुम्हारी इस लड़के के पास आके कहती है कि फोटो तुम्हें कहाँ से मिली। तो कहता है कि उसने खरीदी है और वो इस बारे में नहीं बताएगा। ये देखती तुम्हारी कहती है अगर तुमने नहीं बताया तो मैं इस लड़की को ये फोटो दिखा दूंगी। तब वो लड़का बता देता है कि उसने ऊडो नाम के लड़के से ली है। आगे तरह हम इस लड़के को देखते जब अपनी बो एरो की ट्रेनिंग कर रहा था, तभी तुम्हारी उसके पास टेलीपोर्ट हो जाती है, उसको फोटोज दिखाती है। हमें पता लगता है कि यही वो लड़का है जिसको लोग ढूंढ रहे हैं। और लड़का कहते हैं कि मुझे नहीं पता तुम लोग इस बारे में क्या बात कर रहे हो। तुम्हारी कहती है कि चलो ठीक है, फिर मैं इस पिन की मदद से तुम्हारे लॉकर रूम को निकालूंगी, तो चुपचाप मुझे बता दो कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। वो बताता है कि ये सब वो पैसों के लिए कर रहा है और उसको फाइनेंशियल दिक्कत है, उसको फर्क नहीं पड़ता कि कैसे भी पैसे कमाए। वो फिर अपनी एबिलिटी के बारे में बताता है कैसे वो इस फोटो में किसी भी लड़की को कैसे भी इमेजिन करता है, उसकी फोटो यहाँ बन जाती है। वो तुम्हारी के साथ भी यही चीज ट्राई करने वाला था, उतना अपना प्रोटैगनिस्ट आकर के उसकी बॉडी कैप्चर करके वो फोटो तुम्हारी को दे देता है। ये देख करके गुस्से में एरो चला देता है। तभी तकाजू भागता हुआ उस एरो को अपने एक हाथ से पकड़ने वाला था, लेकिन वो छूट जाता है, फिर दूसरे हाथ से फाइनली पकड़ ही लेता है। इधर तभी तुम्हारी उसको बताती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम जैसा होनहार लड़का साइंटिस्ट के हाथों में पड़े और वो तुझे बर्बाद कर दे, और ये सब काम काफी गलत है, किसी न किसी दिन कोई ना कोई तुम्हें पुलिस केस में फंसाई देगा। इसलिए मैं चाहती कि तुम हमारे साथ मिलकर के हमारी एकेडमी ज्वाइन करो और उसके बाद अच्छे से पैसे कमाओ। आगे ये लोग रोड क्रॉस करके घर जाने वाले होते हैं। तभी यू उससे पूछता है कि तुम्हारे भाई के साथ ऐसा क्या हुआ था। वो कहती है कि कल जब मिलेंगे तो बात करेंगे। वेल अगली सुबह वो अपने यू को बोलती है कि चलो मेरे साथ चलो। यू तभी तकाजू से पूछता है तो वो आने को मना कर देता है। आगे दोनों ही मेट्रो के
पास होते हैं। जब वो उससे पूछती कि तुमने कुछ खाया, वो बताता है कि सुबह फ्राइड राइस और अंडा खाया था, इसके बाद से नहीं खाया। तो ये अपने लिए एक बढ़िया सा नूडल बॉक्स ले लेती है, उसके लिए सैंडविच ले लेती है। अपना यही सोचता है कि इसके अंदर तमीज नहीं है, चलती मेट्रो में खुलेआम सबके सामने खा रही है। वेल उसके बाद फिर तोमोरी की इसके सैंडविच के ऊपर नजर चली आती है। ये लोग अपना स्टेशन आ जाते हैं, तोमोरी उसका सैंडविच खा लेती है। फिर लोग बस में बैठकर कहीं और जाते हैं। आगे बताती कि जब वो जूनियर स्कूल में थी तो उसको एक बहुत ही बड़े प्रेस्टिजियस हाई स्कूल से ऑफर आया था। ये ऑफर सुन के उसकी मॉम को काफी ज्यादा खुशी हुई थी, क्योंकि वो चाहती थी कि तोमोरी एक बहुत बड़ी डॉक्टर बने। वो इधर इसके भाई के पास आती है। हमें पता लगता है कि इसका भाई एक बैंड में था, इसका भाई म्यूजिक बनाता था और इसको रिकॉर्ड लेबल काफी अप्रोच कर रही थी। ये लोग गरीब थे तो ये लोग अपना जैसे जैसे करके गुजारा कर रहे थे। इसका भाई चाहता था कि जल्द से जल्द इसका एल्बम रिलीज हो जाए, लेकिन तोमोरी कभी वो स्कूल ना जा पाई। जहाँ बताती है कि उसकी मॉम ने डिसाइड किया था कि वो इन दोनों को ही बोर्डिंग स्कूल डाल देगी। उसकी मॉम का ये मानना था कि उनके पास अब ज्यादा पैसे नहीं बचे हैं, अगर वो सस्ते से बोर्डिंग स्कूल में जाएंगे तो उनका ज्यादा फायदा होगा। उन पे इतने पैसे नहीं है कि इतने महंगे स्कूल में उनको अफोर्ड कर पाए। ये सुनते उसका बड़ा भाई खड़ा होकर चिल्लाने लगता है और कहता है कि मुझे अभी रिकॉर्ड लेबल साइन करने वाली है और आप ऐसी बातें क्यों कर रही हो। तभी देखती कि उनकी मॉम, जिन्होंने उनको बचपन से पाला, उनके सामने झुक करके भीख मांगती है। आगे हमें दिखाया जाता है कि अपनी मॉम की बात मान के वो एक नॉर्मल स्कूल में आ जाती है, जहाँ बहुत जल्दी बढ़िया बढ़िया दोस्त बना लेती है। उस पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी हुआ करते थे, लेकिन वो देखती थी कि हमेशा उसका भाई उससे दूर ही रहा करता था। जब भी उसको उसके भाई की याद आती थी, उसकी दोस्त उसको ले जाया करती थी। आगे उसको पता लगा कि उसके भाई के साथ काफी खतरनाक एक्सपेरिमेंट किया करते थे, क्योंकि उसके भाई की पावर्स थी कि वो हवा में फ्रीक्वेंसीज ले आता था। साइंटिस्ट को ये लगा कि इसकी पावर से ये लोग कुछ ऐसा चीज कर देंगे जिससे हम सभी लोग हवा में बातें कर पाए। लेकिन एक साल बाद जब मैंने अपने भाई को देखा, मैं हैरान हो गई, क्योंकि वो मुझे भी नहीं पहचान पा रहा। और तब उसको रियलाइज हुआ कि सारे दोस्त जानबूझ के इसको डिस्ट्रैक्ट किया करते थे। और तभी एक बार जब साइंटिस्ट इसके रूम में पहुंचे तो उधर वो वहां से गायब हो चुका था। यू पूछता है कि फिर उसके बाद क्या हुआ। वो कहती कि बस उसके बाद मैंने लोगों के ऊपर भरोसा करना बंद कर दिया। आगे लोग उस जगह आ चुके थे जहाँ इनको जाना था। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे काफी बड़ी बड़ी सीढ़ियां हैं, जहाँ ये लोग हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं। तो मोरी जो है अपने भाई के बारे में पूछती है, तो लोग बताते हैं कि रूम नंबर 12 में आपका भाई मिलेगा। रूम नंबर 12 में जाती प्रोटैगनिस्ट हैरान था, क्योंकि इसका बड़ा भाई एकदम पागल हो चुका था, वो तकिए को चीर रहा था। उसको इतना दर्द हो रहा था कि पेन किलर भी किसी काम नहीं आती। आगे फिर नर्स इसके भाई को ठीक करती है और फिर ये दोनों ही इसके भाई को बाहर लेकर आते हैं। और इसका भाई लिटरली मुन्ना भाई MBBS के आनंद जैसा बन गया था। बाहर का नजारा काफी बढ़िया था, जहाँ टोमोरी बताती है कि साइंटिस्ट के लिए वो इंसान बस बैटरी की तरह, जिनके पास एबिलिटी होती है, एक बार बैटरी खत्म तो आप पे रिसर्च भी खत्म। आगे फिर ये लोग बस लेकर के वापस अपने घर आ जाते हैं। इधर घर में आते ही इसकी बहन मुंह फुला लेती है, जहाँ बताते हैं कि अब स्टूडेंट काउंसिल का मेंबर भी है। इस सुनते इसकी बहन खुश होती है और वो उसके लिए कड़ी चावल लाती है। अपना यू भी यही सोचता है कि कल को साइंटिस्ट ने मुझे पकड़ लिया तो मेरी बहन का हाल भी एकदम तोमोरी जैसा होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मेरे पास भी एबिलिटी है तो मेरी बहन के पास भी ऐसी पावर जरूर होंगी। इधर प्रोटैगनिस्ट जैसे अपने बहन का हाथ का बना हुआ खाना खाता है, उसको वो काफी घटिया लगता है, क्योंकि उसने इस कड़ी में भी सॉस डाल दिया था और उसको ऐसा लग रहा था कि वापस से अंडा चावल खा रहा है। वेल अगले दिन सुबह होती है, इसकी बहन ने इसलिए टिफिन पैक कर लिया था। टिफिन में इसने वापस से अंडा चावल रखा था। एक तो इसकी बहन का अंडा चावल खत्म नहीं हो रहा है, जहाँ यू उसको मना करता है, कहता है कि मैं कैंटीन से खा लूंगा, ज्यादातर बच्चे लंच नहीं लाते। ये देख के उसकी बहन उदास हो जाती है और कहती कि तब भी अपने साथ लेके चले जाओ। आगे यू फिर वापस स्कूल आता है, जहाँ टकाजू उससे कहता है कि और आज तो लंच लाया है। वो उसको मना करता है तो कहता है कि ठीक है, आज मैं हमारे स्पेशल एडिशन कड़ी चावल लूंगा। जैसी बेल बजती है और सीधा अपनी स्पीडिंग एबिलिटी का यूज करके भाई खिड़की तोड़ता हो जाता है। और उसके कुछ बाद यू जब कैफेटेरिया आता है, वो देखते कि टकाजू ने इसके लिए और अपने लिए एक कड़ी चावल ले लिया है, लेकिन लगे हाथ इसका सिर भी फट चुका है। आगे उसका एक निवाला लेते ही भाई यू पागल हो जाता है और कहता है कि इससे ज्यादा टेस्टी चीज मैंने आज तक नहीं खाई, और लगातार खाने लगता है। आगे तभी उसको टोमोरी का कॉल आता है, जिसको कहती है कि तुम लोग स्टूडेंट काउंसिल आओ। वहाँ आती है, हम लोग वापस से कुमेगामी को देखते हैं, जो कि गीला होकर आ चुका है। उसको देख के यू जो है टजाकू से पूछता है कि भाई हमेशा गीला क्यों रहता है। वो उसको बताता है कि इसकी पावर तब तक एक्टिवेट नहीं होती जब तक ये अपने को पूरा गीला ना कर ले। ये बंदा वापस से आकर मैप में पोलियो की 2 बूंद गिराता है और जाते वक्त कहता है कि अब जिसको पकड़ना है उसके पास 2 पावर्स हैं। वेल ये सुनते ही ये लोग अलर्ट हो जाते हैं, फिर अपना प्लान बना करके बाहर निकलते हैं, जहाँ ये तीनों ही एक छोटी सी गली के अंदर घुसते हैं। वेल आगे उसके कैमरे में फिर जूतों के निशान आते हैं। ये देख के उसको ये लगता है कि पक्का कोई अंकल किसी लड़की का पीछा कर रहा होगा। वो लोग आगे जाते हैं तो एक लेडी बताती है कि यहाँ पे यूसा आई थी। ये यूसा वही है जिसको अपने प्रोटैगनिस्ट की बहन बार बार टीवी में देखती है। ये वही सेलिब्रिटी है जिसका नाम सुनते टकाजू पागल हो जाता है और उसकी पूरी हिस्ट्री बताने लगता है। आगे तुम्हारी सोचती कि क्यों ना हम उसकी एजेंसी में जाकर उसके बारे में पूछे। आगे तभी वो कैमरा घुमाती है, उसको एक अनजान आदमी दिखता है। ऐसे ही तीनों उसका पीछा करते हैं, तभी ये घूम करके तुम्हारी को एक पंच मारता है। ये देखकर प्रोटैगनिस्ट उसकी बॉडी ले लेता है और टकाजू उसको वापस से स्पीयर देता है। वेल आगे लोग इसको पकड़ के कहते हैं कि अगर हमने एम्बुलेंस को कॉल नहीं करा तो तुम मर जाओगे, तो बेहतर यही होगा कि तुम वो सारी जानकारी बता दो जो हमें तुमसे चाहिए। आगे वो आदमी डर के मारे बताता है कि उसको यूसा का पीछा करना था और ये सारा काम करने के लिए उसको टायो टीवी नहीं बोला था। आगे फिर तभी ये लोग उसको हॉस्पिटल छोड़ते हैं और तभी उनके पीछे लाल बालों वाला लड़का कहता है कि तुम लोग उस सेलिब्रिटी के पीछे क्यों पड़े हो। तो मोरी इसको कहती है कि यूसा के पीछे कोई ना कोई पड़ा था, हम चाहते हैं कि हम इन्वेस्टिगेशन करके उसका पता लगाएं। ये सुनते ही लाल बाल वाला कहता है कि ठीक है हमारे पीछे आओ। तो वो उनको एक पुराने से क्लब हाउस में लेके जाता है, जहाँ आगे अंदर जाती है उनको यूसा मिलती है। ये देखती भाई टकाजू एकदम ही पागल हो जाता है। आगे तभी टोमोरी को दोनों ही लड़के बताने वाले थे कि यूसा की प्रॉब्लम क्या है, लेकिन तभी वो यूसा की प्रॉब्लम के बारे में पूछने के लिए उसके पास चली जाती है, जहाँ उसके बारे में उसका कुछ पता नहीं चल पाता। ये लड़के फिर आकर के तुम्हारी को बताते हैं कि एक्चुअली में
इसके पास एक ऐसी पावर आ चुकी है जिससे इसको मैजिकल पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो रहा है और ये तुरंत ही अपनी बड़ी बहन की तरह एक्ट करने लग रही है जिसका नाम मीसा था और आज से 1.5 साल पहले वो चल बसी थी। उनको ये बोलता हुआ यूशा की बॉडी के अंदर मीसा की आत्मा आती है और वो उन दोनों लड़कों को पीटने लगती है और फिर वो गुस्से में अपनी पावर से चारों तरफ आग लगाने लगती है। लेकिन जैसे वो देखती है कि इसके मार्शमैलो भी जल रहे हैं तो वो तुरंत ही आग बुझाती है। आगे तभी टोमारी मीसा से पूछती है कि तुम्हारी बहन के पीछे इतने सारे लोग क्यों पड़े हैं। तभी उसका असिस्टेंट दिखाता है कि यूशा एक बार इस फोन को घर ले आई थी और इसमें उसके सारे गलत कामों की चीजें पड़ी हुई है। मीसा तभी कहती कि मैं सभी लोगों को डिस्ट्रॉय कर दूंगी जो मेरी बहन के पीछे पड़े हैं। टोमारी कहती कि अगर तुमने ऐसा करा तो तुम्हारी बहन के सारे बुरे पाप सामने आ जाएंगे। आगे तभी टोमारी कहती है कि हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं, बदले में तुम्हें हमारी मदद करनी होगी और टेंशन मतलब जब पहले तुम्हारा काम पूरा होगा उसके बाद ही हम तुमसे कोई मदद मांगेंगे। आगे तुम्हारी फिर सबको कहती है कि तुम सभी लोग मेरे साथ इस प्लान में हेल्प करो। आगे तभी मीसा कॉल करके एक प्रोड्यूसर को बुलाती है जहाँ प्रोड्यूसर के दोनों गार्ड्स को मीसा के असिस्टेंट पकड़ लेते हैं। उसके आते ही वो प्रोड्यूसर से कहती है कि अगर मैं तुम्हें फोन दे दूंगी तो तुम मुझे छोड़ दोगे ना। प्रोड्यूसर कहता है कि इसके अलावा तुम्हारे पास कोई चारा भी नहीं बचा, तुम्हारा करियर यहीं पे बर्बाद है। ये सुनते ही भाई ये गुस्से में इसके दोनों बॉडीगार्ड्स पे आग लगाती है जो कि ऑब्वियसली इन्हीं के दोस्त है और वो लोग एक्टिंग करते हैं जैसे कि वो लोग जल रहे हैं। इन लोगों को ज्यादा दर्द इसलिए नहीं होता क्योंकि इन्होंने फायर प्रूफ कपड़े पहने हुए थे। ये देखती प्रोड्यूसर कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो। जहाँ कहती है कि मैं तुम्हें अपने ट्रैप में फंसा रही हूँ। जहाँ हीरो की मदद से अपनी पावर्स का यूज करके इसको डरा रही थी और फिर उसको फोन देती और कहती कि अगली बार से हरकत मत कर देना और वो बंदा फिर डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। आगे तभी मीसा अपनी टोमोरी को शुक्रिया करती है इस प्लान के लिए। टोमोरी कहती कि अभी चीजें खत्म नहीं हुई है, मैं चाहती हूँ कि तुम लोग अब हमारी एकेडमी में आ जाओ, ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए ही है। मैं नहीं चाहती कि तुम साइंटिस्ट के हाथों पड़ो और वो तुम्हारा गलत काम कर दे क्योंकि हम जैसे जादूगरों के लिए पूरी जापान में बस वही एक जगह बची है। ये सुन के मीसा कहती कि ठीक है, अपनी बहन के लिए चीज एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ। उसके दोनों दोस्त इस चीज से एग्री नहीं करते और कहते कि जैसी तुम्हारी पावर्स खत्म हो जाएगी वापस से तुम अपनी बहन की बॉडी से निकल जाओगी। तभी यहाँ पे जो लाल बालों वाला लड़का जिसका नाम शो है वो कहता है कि तुम लोग जाओ, मुझे इससे एक पर्सनल बात करनी है। जहाँ बताता है कि मीसा मैं दिल से तुम्हें बहुत प्यार करता था लेकिन जब मैंने सुना कि तुम्हारी डेथ हो गई उस दिन मैं बहुत ज्यादा रोया, मैं अपने आपको कंट्रोल नहीं कर पाया। और ये बोलता हुआ वो उसकी गोद में आकर के रोने लगता है। ये सुन के मीसा उसके सर पर हाथ रखते हुए कहती है कि कोई नहीं, तुम चीजें भूल जाओ, मैं अब मर चुकी और मैं नहीं चाहती कि तुम मरे हुए लोग अपनी जिंदगी में लाओ। बेहतर यही होगा कि मुझे भूल करके कल से तुम एक नई जिंदगी की शुरुआत करो। और फिर लोगों को मोटिवेट करके वहीं चली जाती है। आगे से हीरो भी घर आता है, उसकी बहन चिल्लाती है कि तुमने मुझे कॉल भी नहीं करा और तुम रात के 1:30 बजे आ रहे हो। हीरो वापस से बोलता है कि स्टूडेंट काउंसिल की चीज के लिए गया था, उसकी बहन कुछ कर नहीं पाती तो वो दोनों मिलकर खाना बनाते हैं। तभी यूशा नाम की सेलिब्रिटी का भाई म्यूजिक वीडियो चलता है, देख करके लड़की वापस खुश होती है और अपना हीरो अपनी बहन को बताता है कि एक्चुअली में ये लड़की अब मेरी एकेडमी में पढ़ेगी। ये सुनते ही अपने भाई को कहती कि प्लीज प्लीज मुझे उससे एक बार मिलना है और अपना प्रोटैगनिस्ट फिर उसको हाँ बोल देता है और सुनती उसकी नाक में से फवारे बाहर आते हैं। वेल अगले दिन अपना प्रोटैगनिस्ट सुबह उठता है, वो देखता है कि उसकी बहन ने इस बार एक पिज्जा टोस्ट बनाया है और इसमें वापस से इसने सॉस डाल दिया। उसका एक बाइट लेते ही अपना भाई हिल सा जाता है और उसकी बहन कहती है कि अगर तुमने पूरा नहीं खाया तो मैं तुम्हें लंच में भी यही दूंगी। यू के पास कोई ऑप्शन नहीं था तो भाई वो भर भर के खा लेता है। आगे स्कूल जाता है, इसके पूरे स्कूल में बात फैल चुकी थी कि यूशा नाम की सेलिब्रिटी इनके साथ रहेगी। आगे जैसी क्लास में एंटर होती है बच्चे एकदम पागल ही हो जाते हैं, लौंडे तो एकदम खुश हो चुके थे। टीचर उनको रोकने की कोशिश करता है लेकिन कोई उनकी बात नहीं सुनता। आगे यूशा बताती है कि वो यहाँ पे रहेगी और बीच में अपने काम के लिए जाया करेगी लेकिन वो चाहती है कि अपना ज्यादातर हाई स्कूल इनके साथ ही बिताए। उसकी बातें सुनकर टाकाज़ु उसको सपोर्ट करता है जिसे देखते हुए सारे लड़के फिर उसके साथ ही सपोर्ट करते हैं। आगे देख के टीचर फिर इसको टोमोरी की साइड वाली सीट देते हैं। आगे क्लास खत्म होने के बाद भाई लड़कों ने और सारी क्लास के लोगों ने इसको घेर लिया था। वो बस ये चाहते हैं कि वो यूशा से उसी के गाने सुन पाए। यूशा उनको खुशी खुशी एंटरटेन कर रही होती है। दूसरी ओर टाकाज़ु यू से बात करता है और कहते कि मौका मिलते ही वो भी यूशा से बात करेगा लेकिन तब यहाँ पर टोमोरी आती है और कहती कि चलो हमें अपना काम करना पड़ेगा। जहाँ फिर यूशा के पास आके उसका हाथ पकड़ के कहती है कि हमें अभी स्टूडेंट काउंसिल चलना होगा। यहाँ पे आती भाई इसकी हरकतें नहीं रुकती, टाकाज़ु बार बार भाई इसकी तारीफ किया जा रहा था। तभी अचानक से दरवाजा खुलता है और हमारा कुमेगामी वापस गीला होकर आता है और मैप मिलते ही उसमें पोलियो की 2 बूंद गिराता है और बताता है कि अब तुम्हें जिससे लड़ना होगा उसके पास टेलीकिनेसिस की पावर होगी। आगे इनको पता लगता है कि इनको कनाया एकेडमी जाना है। उससे पहले टोमोरी इनको एक न्यूज़पेपर दिखाती है, उसमें कनाया एकेडमी की एक बेसबॉल मैच की हाइलाइट्स थी। इससे लोगों को समझ नहीं आता था, वो फिर उस एकेडमी की मैच की वीडियो दिखाती है। आगे वो बताती है कि जो बॉल फेंक रहा है पक्का हमें इसी को ढूंढना होगा और उनको बताती है कि बॉलर जो है टेलीकिनेसिस का यूज कर रहा है और अपनी पावर से ये इजीली मैच जीत रहा है क्योंकि इसने बॉल को जिस तरीके से पकड़ा है उस तरीके से बॉल कभी तेज फेंकी नहीं जा सकती। वेल धीरे धीरे करके इसकी बातें इन बेवकूफों के दिमाग के अंदर घुसने लगती है। उनको समझ आने लगता है कि टोमोरी एक्चुअली में कहना क्या चाह रही है। आगे फिर लोग एकेडमी में पहुंच जाते हैं और फिर उस लड़के के पास आते हैं जहाँ टोमोरी से मिलकर कहती है कि मुझे पता है तुम टेलीकिनेसिस की पावर का यूज कर रहे हो। वो कहते हैं कि क्या बकवास बातें कर रहे हो, इस जमाने में ऐसी पावर्स थोड़ी ना होती हैं। फिर उसको समझाती है कि देख ले बेटा, जब तू अपनी पुबर्टी हिट मारेगा तो तेरी पावर्स वापस से गायब हो जाएंगी और एक बार तो साइंटिस्ट की नजरों में आ गया तब तो तू भूल ही जा कि तू कभी बैट उठा भी पाएगा। उनकी बातों को जानबूझ के इग्नोर करने लगता है कि तभी टोमोरी अपनी पावर्स दिखाती है। उसको देख करके यूशा भी अपनी फायर पावर दिखाने लगती है। जहाँ इधर टोमोरी फिर इस लड़के के साथ डिसाइड करती है और कहती है कि तुम्हारी बेसबॉल एकेडमी की टीम हमारी स्कूल की टीम से लड़ेगी। अगर हम लोग जीत गए तो तुम्हें वही करना पड़ेगा जो हम चाहते हैं और तुम जीते तो हम तुम्हारा पीछे करना छोड़ देंगे। आगे बताता है कि इसका नाम एरिफूमी है और फिर ये लोग मिल करके संडे का मैच रखते हैं। इधर चलते टोमोरी बताती है कि हमारे स्कूल में कोई भी बेसबॉल में प्रो नहीं है तो अब हम लोगों को ही ये मैच खेलना पड़ेगा। उनके बाद सुनते यू पागल हो जाता है और कहते हैं
कि हम कैसे खेलेंगे। टोमोरी कहती है कि खेलना तो हमें पड़ेगा ही और चिंता मत ले, मैच हमारे ग्राउंड में होगा। आगे इधर संडे का दिन आ चुका था, दोनों टीम्स आपस में तैयार होती हैं। आगे ये लोग मिलकर प्लान बनाते हैं और उसके बाद से पहला मैच शुरू होता है, जो दूसरी एकेडमी की टीम धड़ाधड़ तीनों बॉलें मारती है। ये देखती है टोमोरी इसके बारे में बुरा बोलने लगती है, जिसे सुनकर के गुस्से में आ जाता है। तो ये लोग यूशा की पावर का इस्तेमाल करके इसको थोड़ा शांत करते हैं। आगे दूसरे मैच में जब इन लोग की बारी आती है तो फिर ये अपनी पावर्स का यूज करता है और हमारी टीम के प्लेयर्स तीनों में से एक भी बॉल नहीं मार पाते। आगे मैच आगे चलता रहता है, इनमें से किसी का भी एक भी स्कोर नहीं होता और टाइम खत्म ना हो जाए तो टोमोरी सबसे मिलकर प्लान बनाती है और कहती है कि अब हम अपनी पावर्स का यूज करेंगे। आगे यूफे अपनी पावर्स का यूज करता है और बॉल फेंकते ही बैटर की बॉडी यूज करता है, जिससे तीनों बॉलें खाली चली जाती हैं। उसके बाद टकाजू की बारी आती है, वो एक बॉल छोड़ता है, दूसरी बॉल छोड़ता है और तीसरी बॉल में वो हल्का सा शॉट देती सीधा भागता है। जहाँ टोमोरी फिर अंपायर को दिखाती है कि टकाजू सेफ जगह पे पहुंच चुका था। ये देख करके अंपायर उसको सेफ डिक्लेयर करता है, लेकिन उसकी मुंह की ऐसी पाव भाजी बन जाती है कि वो सीधा हॉस्पिटल जाता है। आगे तभी यूशा की बारी आती है, वो भी शॉट मार के बच जाती है। आगे फिर टोमोरी की बारी आती है, वो यूको कैमरा देखते हुए कहती है कि एग्जाम में तो तुमने चीटिंग कर ली, बेहतर होगा कि इस बार भी कर ही लेना। टोमोरी की बारी आती है और जैसे उसे एक बॉल हिट होती है, भागते दूसरी जगह जाती है। वापस से फिर यू आता है, यू जो है दो बॉलें खाली छोड़ता है, तीसरी बॉल में वो मारता है लेकिन वो फाउल होता है, तो वापस से बॉल रिपीट होती है और जैसी बॉल आने वाली थी तभी अपनी टेलीकिनेसिस पावर का यूज करके इस बॉल को नीचे करता है। इससे जैसी बॉल साइड गिरती है ये लोग भागना शुरू करते हैं, जिससे आखिर में यूशा का सेफ प्लेस में पहुंच जाती है और हम लोग ये गेम जीत जाते हैं। आगे हारने के बाद ये बताता है कि इसने अपनी पावर्स इसलिए यूज करी ताकि अपने दोस्त की मदद कर सके। इसका बेस्ट फ्रेंड बेसबॉल में काफी बढ़िया है, लेकिन जब भी टूर्नामेंट होता है कोई भी बड़ी टीम इसके दोस्त को देख नहीं पाती, इसकी स्किल्स के ऊपर कोई भी ज्यादा ध्यान नहीं दे पाता और ये मुझे बुरा लगता था। इसीलिए मैं अपनी पावर्स का यूज करता था ताकि अपने दोस्त को और आगे बढ़ा सकूं। ये देख के टोमोरी कहती कि तुमने भले अपने दोस्त के लिए करा, लेकिन याद रखो तुम्हारी टीम में कोई एक ऐसा भी होगा जो कि अभी भी मेहनत कर रहा होगा ताकि वो कहीं पे पहुंच सके और तुम अपनी पावर्स का यूज करके इनडायरेक्टली अपने दोस्त को चीटिंग से जिताओगे। तुम ये चाहते कि तुम्हारा दोस्त आगे चल करके एक चीटर कहलाए। ये सुन के भाई इस लड़की की शक्ल बन जाती है, जहाँ टोमोरी कहती कि बेहतर यही होगा कि तुम्हारे दोस्त को खुद अपनी मेहनत से आगे बढ़ने दो, ताकि तुम्हारे दिल में ये रहे कि भाई तुमने अपनी पावर्स का यूज नहीं करा, तुम प्राउडली कह पाओ कि ये मेरा दोस्त है। उसकी बात सुन के आगे जाने लगता है, तभी टोमोरी यू को कहती है जल्दी से अपनी पावर्स का यूज करो और वो पावर्स का यूज करके जैसी आंखें खोलता है तो टोमोरी को कहते हैं कि तुम्हें कुछ मिला। वो कहती है कि अभी हमें और इंतजार करना होगा। आखिर अपना भाई वापस घर आता है और देखता है कि उसकी बहन ने सूप में वापस से सॉस डाल दिया और टीवी में वो लोग यूशा का नया गाना देखते हैं जो कि उसने स्कूल में शूट किया है। वह आगे अगले दिन क्लास में सभी लोग वापस से यूशा की ओर ही लगे पड़े थे। इधर तभी हम लोग देखते हैं कि 5-6 लड़कियां क्लासरूम के अंदर आती हैं और वो टोमोरी का हाथ पकड़ के उसको अपने साथ ले आती हैं। ये देखकर यू तकाजू को कहते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। तकाजू कहते हैं कि मैं इस बारे में जानता हूं, लेकिन बेहतर होगा कि तुम इस बारे में ना ही जानो। आगे तभी अपना प्रोटैगनिस्ट इन सभी का पीछा करता है। वो देखता है कि ये 5-6 लड़कियां मिलकर के इसको पीटने लगती है और फिर इसको मार मार के नीचे गिरा करके चली जाती है। तभी यहाँ यू आता है और उससे पूछता है कि क्या तुम्हारी हालत ठीक है। वो कहती है कि तुम पीछे से सारी चीजें देख रहे थे, तुम्हें क्या लगता है। आगे तभी इनको मैसेज आता है इनका हेल्पर वापस आने वाला है। इधर टोमोरी की हालत देख करके यूशा हैरान थी और कहती कि तुम्हें किसने पीटा। वो कहती कि कुछ नहीं, बस ऐसी यहाँ पे मौज मस्ती चलती रहती है। तभी यहाँ पे गीला होकर कुमेगामी आता है और आते ही अपने पोलियो की 2 बूंद डाल देता है और बताता है कि तुम्हारी लड़ाई अब जिससे होगी वो हवा में उड़ सकता है। ये सुनते ही भाई टोमोरी काफी एक्साइटेड हो जाती है और सीधे ही उनके सामने रीसेंट मैगजीन फेंक के मारती है, जब बताया गया था कि पहाड़ों के बीच में एक आदमी उड़ता हुआ दिखा है। ये इनको बता दी कि अब हमें पहाड़ों में जाकर के रहना पड़ेगा और तब तक रहना पड़ेगा जब तक कि हमें वापस ना दिखे, और तैयार होने से पहले हम सभी को मार्केट जाना होगा ताकि हम सब लोग कीमती सामान लेकर जाएं। सुपरमार्केट जाकर के ये काफी सारे भुट्टे लेती है और ये फिर और ज्यादा लगातार अलग अलग वेजिटेबल्स भी लेती है। वेल आगे इनका ड्राइवर इनको यहाँ छोड़कर चला जाता है। पहुंचते ये कहती कि तुम बारबेक्यू और टेंट का सामान लाओगे, मैं और यूशा खाने का सामान लेकर ऊपर जाएंगी। आगे लोग फिर अपनी जर्नी शुरू करते हैं, आगे जाते हैं। कुछ दूर चलते ही मैगजीन का जो स्पॉट था वो टोमोरी को दिख जाता है, तो फैसला करते हैं कि हम लोग यहीं पे टेंट लगाएंगे। टेंट लगाते हैं टोमोरी युवा को कहती कि थोड़ा संभल के लगाना, और तभी हम देखते हैं कि युवा एक बड़े से गड्ढे में गिरने वाला था। या टोमोरी उसको बताती कि गड्ढा नहीं, ये पुराने जमाने का कुआं है। और फिर अपनी बहन को बताता है कि आज रात वो नहीं आएगा क्योंकि स्टूडेंट काउंसिल की ट्रिप पे गया है। आगे फिर यूशा की बॉडी में उसकी बड़ी बहन मीसा आ जाती है। वो अपनी पावर से बारबेक्यू में आग लगाती है जहाँ ये लोग कॉर्न्स को फ्राई करके खाते हैं। आगे अपना प्रोटीन्स और वेजिटेबल्स भी ग्रिल करता है और सारा का सारा खाना इनको काफी ज्यादा डिलीशियस और टेस्टी लगता है। आगे फिर ये लोग खाना खाते अपनी नॉर्मल चिटचैट करते हैं। रात हो जाती है। यूजा और टकाजू ये दोनों ही आपस में खेलते हैं। वह यू टोमोरी को देखने के लिए थोड़ा और आगे जाता है। वो देखते हैं कि चुपचाप से एक बैंड का गाना सुन रही है। यू सोचता है कि उसको ट्राई करेगा और जैसे वो ट्राई करता है उसको गाना काफी ज्यादा अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि गाना सुनते ही वो एक खुले खेत में आ गया हो। आगे टोमोरी बताती है कि उसका बस एक ही सपना है कि बड़े होकर के अपने भाई के लिए एक म्यूजिक वीडियो डायरेक्ट करे। वेल आगे लोग वापस आते हैं जहाँ लोग प्लान बनाते हैं कि शुरुआत के 4 घंटे लड़कियां पहरा देंगी और उसके बाद ये लोग पहरा देंगे। उसको बार बार वही सपना आता है कि इसका एक बड़ा कजन भी है। आगे उसकी नींद खुलती है और रियलाइज करता है कि ये लड़का कौन है जो बार बार मेरे सपने में आता है। आगे फिर सुबह होती है। ये लोग आराम से खाने के लिए मछली पकड़ते हैं, लेकिन टोमोरी देखती है कि यू काफी ज्यादा शांत हो रखा है, तो टोमोरी उसको एक अलग जगह दिखाती है जहाँ उसने गुनगुना पानी करा हुआ था और लड़कों को आगे कहती कि तुम्हें अगर नहाना होगा तो तुम नदी में ही नहाना। वेल आगे फिर रात होते ये दोनों आपस में नहाते हैं और अपनी अपनी पावर्स और एबिलिटी के ऊपर बातें करते हैं, जहाँ तकाजू अपने यू को बताते हैं कैसे उसके पास बस कुछ ही साल और बचे हैं और उसके बाद उसकी पावर्स परमानेंटली चली जाएंगी। आगे ये चारों ही वापस से मिलते हैं और जहाँ ये लोग बात करते हैं कि कल मंडे है, हमें क्लास के लिए जाना पड़ेगा। टोमोरी कहती कि नहीं, हम क्लास स्किप कर सकते
सकते हैं हमारे ग्रेड्स कम नहीं होंगे। मैं यहाँ पे इसलिए आई हूँ ताकि मैं उसको पकड़ के रहूं चाहे कुछ हो जाए, और मेरा विश्वास है कि कल वो पक्का यहाँ पे जरूर आएगा। आगे अगले दिन सुबह होती है, भाई ये सभी लोग अपने वापस से कौन पकाते हैं, तभी इनको दूर से आवाज आती है जहाँ ब्लू हेडबैंड पहने लड़का इनसे पूछता है कि आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। हीरो को देखते समझ जाता है कि ये वही है। ये लड़का पूछता है कि आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। तोमोरी कहती है कि हम लोग तो यहाँ पे बस मस्ती करने आए हैं। ये कहता है कि तो क्या तुम लोग यहाँ पे पूरा दिन भर रहोगे। ये कहती है कि हम यहाँ पे पूरा दिन भर रहेंगे। ये कहता है कि ठीक है पुलिस को कॉल मिला रहा हूँ। तोमोरी कहती है कि ठीक है बुला लो, वैसे भी ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, पुलिस तुम्हें भी पकड़ेगी। और फिर उसको मैगजीन दिखाती है और कहती है कि तुम ही हो ना जो यहाँ पे हवा में उड़ रहे हो, और आगे बताती है कि कैसे इस प्राइवेट माउंटेन में आता है ताकि किसी को भनक भी ना पड़े और ये अपनी फ्लाइंग ट्रेनिंग पूरी कर सके। ये लड़का कहता है कि तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है। जहाँ तभी तोमोरी बताती है कि उसने कैमरे में सारी चीज रिकॉर्ड कर रखी है। ये देखती जैसे तोमोरी के पास आता है सीधा नीचे गड्ढे में गिरता है, जहाँ सीधा गड्ढे से उड़ता है बाहर आता है। इसकी पूरी रिकॉर्डिंग तोमोरी वापस करती है। ये देखती तोमोरी से लड़ने लगता है और कहता है कि मुझे कैमरा दे दे। आगे तभी जैसे तैसे करके तोमोरी से कैमरा छीन के सीधा हवा में जाता है। ये देखती ये अपनी पावर्स का यूज करके उसकी बॉडी को कैप्चर करता है। उसको रियलाइज होता है कि हवा में काफी ज्यादा ऊपर आ चुका है और फिर नीचे गिरने लगता है। यही सोचता है कि जल्दी से 5 सेकंड हो जाए वरना मेरा तो भरता बन जाएगा, और नीचे आने से पहले अपनी बॉडी में वापस आ जाता है और इसको भाई चोटें लग जाती है। तोमोरी इसके पास आती है, कहती है कि चलो फाइनली मेरा कैमरा भी बच गया। आगे तोमोरी उसको आके बताती है कि हमारे पास भी तुम्हारी तरह सुपर नेचुरल पावर्स हैं और ये पावर सिर्फ कुछ ही वक्त तुम्हारे साथ रहेंगी, और अगर तुमने हमारा साथ नहीं दिया तो साइंटिस्ट लोग तुम्हें आकर के तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। ये तभी कहता है कि उसको लगा था कि बस उसी के पास ही स्पेशल पावर्स हैं। आगे लड़का बताता है कि इसने पावर्स इसलिए यूज करी ताकि बड़ा होगा कि टॉम क्रूज की तरह काफी स्टंट करके एक बड़ा हॉलीवुड स्टार बनेगा। लेकिन फिर तोमोरी उसको समझाती है कि मैं बस यही चाहती हूँ कि आज से तुम अपनी पावर्स का यूज करना बंद कर दो, और ये उनकी बात से खुशी खुशी मान जाता है। आगे तभी घर जाता है, इसके बहन मुंह फुला के बैठी हुई थी। हीरो उसको समझाता है कि भाई समझा कर मेरी गलती नहीं है, और फिर वो आकर के इसके बढ़िया से नूडल बनाती है। हीरो देख के हैरान था कि भाई इसमें तो सॉस ही नहीं है, और वो खाता है तो उसको काफी ज्यादा टेस्टी लगता है ये। जहाँ इसकी बहन बताती है कि वो सॉस डालने वाली थी लेकिन सॉस खत्म हो चुका था। आगे तभी खाते दौरान इसकी बहन काफी ज्यादा छींकने लगती है और फिर अपने प्रोटैगनिस्ट को बताती है कि आज उसको एक लड़के ने बाहर बुलाया था। हीरो उससे पूछता है कि तो फिर तुमने क्या करा, तो कहती है कि मैंने उसकी ऑफर को ठुकरा दिया, और तभी और छींकने लगती है। तो अपना प्रोटैगनिस्ट को समझ आ जाता है कि भाई इसको जुकाम हो गया है। उसका टेम्परेचर चेक करता है, उसके बाद उसको बेड पे लेटा देता है। अगली सुबह उठ के देखता है तो उसकी बहन का बुखार अभी तक गया नहीं था। तो वो उसको कहता है कि आज तुम स्कूल की छुट्टी ले लो और खाना वाना बनाने की जरूरत नहीं है, मैं सारी चीजें संभाल लूंगा, स्कूल में बता दूंगा कि तुम बीमार हो। आगे तभी यू की बहन की क्लास में डिक्लेयर करा जाता है कि उसको बुखार है इसलिए आज वो नहीं आएगी। ये सुनते ही लड़का जिसने यू की बहन को डेट के लिए पूछा था थोड़ा हैरान हो जाता है, और इधर इस लड़की को ये बातें बिल्कुल पसंद नहीं आती। इधर कुमागामी वापस से गीला होकर आता है और एक पोलियो की बूंद गिरा कर कहता है कि सब गिरेगा। इधर टोमोरी ये सोचती कि अब शायद हमें उसको पकड़ना पड़ेगा जिसके पास किसी भी चीज को गिराने की पावर होगी ना। तभी लोग मैप में देखते हैं तो ये स्कूल का ही हॉस्टल था, और मैप देख के सोचती कि अगर वो हॉस्टल में तो इसका मतलब यही है कि वो आज नहीं आया होगा, शायद उसको जुकाम रहा होगा। ये देखते यू थोड़ा हैरान हो जाता है क्योंकि उसकी बहन को भी जुकाम था। तभी टोमोरी उसके पास आके कहती है कि तुम थोड़े घबराए हुए लग रहे हो, क्या हो गया। वो बताते हैं कि आज मेरी बहन स्कूल नहीं आई है, उसको जुकाम है। जहाँ फिर लोग डिस्कस करते हैं कि अगर बड़े भाइयों के पास स्पेशल पावर हो तो छोटे भाई बहनों के पास भी आ जाती है। जहाँ ये लोग फैसला करते हैं कि लोग आयुमी से मिलने जाएंगे। यू यही सोचता है कि अगर मैं इनको साथ लेके गया तो मेरी बहन यूशा को देखकर पागल हो जाएगी और मैं इस भोंदू को अपने साथ नहीं लेके जा सकता। एक काम करता हूँ, मैं इसको अपनी पावर से खिड़की के बाहर फेंकता हूँ। उसके करने से पहले तोमोरी तकाज़ु को कहती है कि बाहर देख एक जिराफ है। वो जैसे खिड़की के बाहर आता है सीधा उसको लात मार के बाहर फेंकती है। आगे तभी तीनों बाहर आते हैं, सोचते हैं कि आयुमी से मिलने से पहले ये लोग शॉपिंग मॉल में जाकर के कुछ खाने पीने का सामान लेंगे। ये लोग शॉपिंग मॉल जाते हैं, काफी सारी चीजों का सामान लेते हैं और हीरो हैरान हो जाता है क्योंकि इसके पास इतने पैसे नहीं थे पे करने को। तभी तोमोरी आती है और कहती है कि वो इस चीज के पैसे देगी। आगे अपना प्रोटैगनिस्ट इनके साथ आगे जाता है और वो फिर यूशा को कहता है कि अपना मुंह ढक लो वरना मेरी बहन तुम्हें देखती है एक्साइटेड हो जाएगी। और फिर उनको कहता है कि तुम लोग यहीं पे रुको, मैं थोड़ा अंदर चेक करके आता हूँ। वो देखता है कि 2-4 लोगों के जूते यहाँ पे पड़े हुए हैं। अंदर जाती है उसको पता लगता है कि उसकी बहन के काफी दोस्त उसके पास आ रखे हैं। इधर ही उस लड़के से भी मिलता है जो उसकी बहन के साथ बाहर जाना चाहता है। इधर हीरो देखता है कि इस लड़के ने तो अपना इंट्रोडक्शन दे दिया, लेकिन ये दूसरी लड़की काफी खामोश सी रही और जाते हुए भी लड़की अपने हीरो को घूर के भागती है। आगे तभी बिना परमिशन के तोमोरी फिर हीरो के रूम में घुसती है और उसको देखते ही देखते भाई यूशा भी आ जाती है। मास्क पहन करके भी हीरो की बहन उसको पहचान जाती है और फिर उसकी नाक से खून निकलने लगता है। तोमोरी उसकी नाक को पकड़ती है, फिर जैसे अपना मास्क हटाती है इसकी नाक से और खून निकलता है, जहाँ पे वापस से उसकी नाक पकड़ती है। आगे फिर ये उसके लिए कुकीज लाई थी और फिर कुछ बाद ही सभी लोग मिल करके खाते हैं। तभी यूशा का कॉल आता है, उसको काम के लिए बुलाया गया था। जहाँ जाने से पहले हीरो की बहन आयुमी उसको गुड लक बोलती है। वेल उसके जाते फिर यू और तोमोरी दोनों ही मिलकर बर्तन धोते हैं। इनको धोता हुआ देखकर आयुमी कहती कि तुम दोनों तो एकदम कपल लगते हो। तोमोरी कहती कि मेरी सी स्मार्ट इंटेलिजेंट इस भोंदू से कमी नहीं पड़ेगी। हीरो भी मनी मन यही सोचता है। आगे अपनी बहन को कहता है कि तुम टीवी क्यों नहीं देखती। टीवी खोलती यूशा को देखती है और कहती कि अरे यहाँ पहुंच गई। यू बताता है कि अरे प्री रिकॉर्डेड है। वेल आगे तभी रात होती है, ये लोग इसको दवाई देके सुलाने की कोशिश करते हैं। या तभी आयुमी कहती कि रात को मुझे एक सपना आया था। ये सुनती तोमोरी से पूछने वाली थी किस तरह का सपना था, तो यू कहता है कि अभी रहने दो, उसकी तबीयत खराब है। आगे लोग बाहर आते हैं तो वो उससे कहती है कि तुम्हें इससे पूछना ही होगा कि इसको किस तरह का सपना आया। यू कहता है कि जरूरी तो नहीं कि ये मेरी ही बहन हो। वो कहती है कि हाँ, लेकिन चांसेस काफी ज्यादा हाई लग रहे हैं। और जाने से पहले यू को कहती कि अगर इसकी तबीयत ठीक हो जाए तब भी इसको रूम से बाहर मत निकालना। आगे तभी अपना हीरो अंदर आता अपनी बहन से पूछता कि तुम्हें किस तरह का सपना आया। जब उसकी बहन बताती है कि इसको ज्यादा तो नहीं दिखा, उसको बस यही दिखा कि जमीन अपने आप टूट गई। आगे इस बारे में अपनी टीम को बताता है, जहाँ ये लोग बात करते हैं कि अब हमें चारों तरफ काफी ज्यादा कैमरास लगाने पड़ेंगे। आयुमी के टीचर को बोलना पड़ेगा कि उस पर ज्यादा नजर रखे और वो
तब यू को कहती है कि कल भी उसको घर पे ही रखना। उसके बाद ये वापस घर आता है, थर्मामीटर में चेक करता है कि उसकी बहन अब एकदम नॉर्मल हो चुकी है और वो काफी एक्साइटेड थी कि अब वो स्कूल जाएगी। तो अपना हीरो उसको मना करता है और कहता है कि चलो अब मैं स्कूल जा रहा हूँ। उसके जाते ही फिर उसकी बहन फटाफट स्कूल यूनिफॉर्म पहनती है और गार्ड को चकमा देने के लिए वॉशरूम के रास्ते खिड़की की ओर से बाहर निकल जाती है। इधर हीरो खाते हुए इससे पूछता है कि अब तुम ठीक हो। तकाजू कहते हैं कि हाँ यार ये सब मेरे साथ होता रहता है। आगे इधर ये लोग यहाँ पे आते हैं तो टोमोरी कहती है कि तुम लोगों को खाने में इतना वक्त क्यों लग गया। ये बताता है कि हम लोग पास्ता खा रहे थे। आगे वो बताते कि मैंने अपनी बहन को बोल दी कि चुपचाप घर रहे आज। या तब ये कहती कि नहीं तुम्हारी बहन थर्ड पीरियड में स्कूल पहुंच गई थी। ये देखती फिर ये लोग जल्दी से रेडी होते हैं कि लोग आगे भागेंगे। उससे पहले एक और लड़की आती है जो कि अपनी कार में उस तरफ जाती है। आगे टोमोरी इन लोगों को शॉर्टकट रास्ते से लेकर जाती है। इधर आयुमी जैसे यहाँ पे आती है, ये लड़का उससे मिलने वाला था तभी एक दूसरा लड़का उसको रोकता है और जो शांत खामोश लड़की थी ये लड़की तभी अपनी आयुमी के पास आती है और कहती है कि तुम इस लड़के से क्यों मिलती हो, मैं नहीं चाहती कि तुम इससे मिलो। और तभी वो एक कटर निकालती है। ये देखती है आयुमी भागते हुए छत की तरफ जाती है। दरवाजा बंद था, इस चक्कर में उसके पास आकर के जैसे उसको मारने वाली थी आयुमी घबरा जाती है, उसकी पावर्स एक्टिवेट होती है और पूरी बिल्डिंग तोड़ के नीचे गिर जाती है। ये देखकर लड़की भी आती है और प्रोटैगनिस्ट और बाकी लोग भी आते हैं। अपना हीरो फिर भागते हुए उसकी बहन को ढूंढता है। स्कूल के बच्चों को भी बाहर से निकाल दिया गया था और तभी हीरो देखता है कि उसके सर पे एक पत्थर गिरने वाला है। वह आगे फिर अपने प्रोटैगनिस्ट की आंख खोलती है। वो देखता है कि हॉस्पिटल बेड में है जहाँ नर्सेज और डॉक्टर्स आके हैरान हो चुके थे और फिर वो उनको काफी दुख भरी खबर सुनाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी बहन अब नहीं रही। ये देखते हीरो एकदम ही हैरान हो जाता है। वो अपनी बहन का फ्यूनरल अटेंड करता है और फिर वो घर आता है और रोता है और रियलाइज करता है कि अपनी बहन से कितना प्यार करता था और उसको कभी उम्मीद नहीं थी कि ये सब चीजें इतनी जल्दी हो जाएगी। आगे हम देखते हैं कि हमारा हीरो घर पे रहने लगा था और वो अपने अंकल के दिए हुए कप नूडल्स खाता है और घर पे पड़ा पड़ा भाई पूरे के पूरे कप नूडल्स खत्म कर देता है। आगे उससे मिलने टकाजू और यूशा भी आते हैं लेकिन वो उनसे नहीं मिलता। अपना भाई काफी ज्यादा डिप्रेशन में चल रहा था, अपने आप को लेकर के सेल्फ इंप्रूवमेंट और सेल्फ मोटिवेशन की चीज मानो खत्म हो चुकी थी। तभी उसके रूम में यूमी उससे मिलने आती है। यूमी वही लड़की है जो कि अपने प्रोटैगनिस्ट के पुराने वाले स्कूल में थी और अपने हीरो ने इसकी जान बचाई थी। उसको उसकी बहन का जैसी पता लगा वो यहाँ पे आ गए। वो चाहती थी कि वो उसकी कोई मदद कर सके। यू कहते हैं कि मुझे तुम्हारी कोई मदद की जरूरत नहीं है। वो कहती है कि क्यों नहीं है, तुम बार बार कप नूडल्स ही खा रहे हो। एक काम करो मेरे साथ चलते, जब हम लोगों ने आखिरी बार पैनकेक खाया था। वो कहते हैं कि दोनों में न्यूट्रिशन बराबर ही होता है तो उसमें कुछ फर्क करने की जरूरत नहीं है। यूमी कहती है कि चलो फिर बाहर चलते हैं। वो कहते हैं कि हाँ ठीक है, जाकर के मेरे लिए कप नूडल का डब्बा ले आना। वो कहती है कि तुम भी मेरे साथ चल रहे हो। वो कहते हैं कि क्यों, तुम मेरी माँ हो। उसके बाद ये लड़की उदास होकर ऐसे चली आती है। फिर कुछ वक्त बाद अपना भाई देखता है इसके पास कप नूडल खत्म हो चुके हैं। तो जैसे उनको लाने वाला था तभी देखता है इसके रूम के बाहर 3 लोग खड़े हुए हैं। उसको पता नहीं था कौन है तो वो उनकी बॉडी पोजेस करके गार्ड्स को मारता है और फिर उसके सामने से बाहर निकल जाता है। आगे जाती एटीएम जाता है और काफी सारे पैसे विड्रॉ करता है। उसके बाद वो ट्रेन पकड़ के एकदम ही दूर चला जाता है। वहाँ जाती हुए एक छोटा सा स्मॉल होटल रूम लेता है और वहीं पर ये आराम से अपने शोज देखते हुए पिज्जा खाता है। आगे फिर सोचते है काफी सारे दिन हो गए, कोई मुझे ढूंढने नहीं आया तो अच्छा ही रहेगा, चलो मैं थोड़ा बाहर घूम लूं। ये भी बाहर जाता है। बाहर जाती है इसको एक टेस्टी चीज दिखती है तो इसको ले लेता है। उसके तभी जाते हुए इसको दूर से एक फैंटास्टिक वीडियो गेम दिखती है। अभी होना क्या था, इसका पूरा दिनचर्या वैसे चलता है। ये पैसे दे करके यहाँ पे गेम खेलता था, उसके बाद होटल में आके सोता था। ये करते करते अपना भाई एकदम साइकोपाथ बन चुका था। और एक दिन ये जब वापस से सेम चीज खा करके वहाँ पहुंचता है तो ये देखता है कि 2 लड़के ऑलरेडी वहाँ पे खेल रहे हैं। तो ये इनको कहता है कि निकल जाओ बेवकूफो, मेरे खेलने की बारी है। हमें पता लगता है कि लोग गुंडे किसी गैंग से जुड़े हुए हैं तो अपने हीरो को लेकर के बाहर किसी कोने में ले जाते हैं जहाँ फिर अपनी पावर्स का यूज करके इन्हीं को आपस में भिड़वा देता है। और फिर इनके मेन बॉस को पकड़ के कहता है कि इस बार मैं तुम्हें छोटा वरना अगली बार तुम्हें खत्म कर दूंगा। फिर जैसे ही आगे आता है इनकी पूरी गैंग आती है और अपना भाई फिर इन्हीं को वापस में आपस में भिड़वा करके इनके गैंग लीडर को वहीं हराता है। एक एक करके ये इस एरिया के जितने गैंग लीडर्स थे उन सभी को पीटने लगता है और ये चीज इसको काफी ज्यादा एक्साइटमेंट दे रही थी। फिर वो दिखता है कि एक लड़का एक बॉक्स के पीछे जा रहा है। इसको पता लगता है कि तो तगड़ा माल है और रात को जैसे इसको फूकने वाला था तभी तोमोरी इसके पास आ जाती है जहाँ उसको बताती है कि वो अपनी इनविजिबिलिटी की पावर से 24 घंटे इसी के साथ थी और वो बोलती है कि तुम्हारी ये जो हालत चल रही है अगर ऐसी चलता रहा तो तुम खत्म हो जाओगे। मुझे पता तुम्हें कैसा फील हो रहा है, मेरी भी ये गलती रही है कि काश मैं तुम्हारी बहन को ढंग से बचा पाती। आगे तोमोरी उसको कहती है कि अगर ऐसी चलता रहा तो तुम इंसानियत ही खो बैठोगे। मैं बस यही चाहती कि तुम बस एक बार मेरे साथ खाने को चल लो, उसके बाद मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम अपनी जिंदगी में क्या करोगे। तभी ये लोग टकाजो के फैमिली होम जाते हैं जहाँ तभी अंदर उसके आराम से लेट करके टीवी देख रहा होता है और तोमोरी उसके लिए खाना बनाती है। इधर तभी इसकी नींद खुलती है, उसको लगता है इसकी बहन है। जहाँ तोमोरी ने इसके लिए एग राइस बनाया था एकदम वैसी बना था जैसे इसकी बहन बनाया करती थी। आगे तभी तोमोरी बताती है कि तुम्हारी मदर ने जाने से पहले सारी रेसिपी एक कॉपी में लिखी हुई थी और कॉपी इसने इसकी बहन से बोरो की थी। और तभी एग राइस खा के इसको अपनी बहन की याद आती तो ये भर भर के पूरा खा लेता है। आगे ये फिर उसको आंख में लगाने के लिए रुमाल देती है और फिर ये कहता है कि अब मुझे क्या करना होगा। वो कहती है कि कोई नहीं, स्टूडेंट काउंसिल वापस ज्वाइन करो। ऐसे कैसे, तुमने तो कहा था कि एक बाइट के बाद हमारे रास्ते अलग हो जाएंगे। तोमोरी कहती है कि तुमने तो पूरी प्लेट खा ली ना। उसके बाद अपना हीरो डिसाइड कर लेता है कि अपनी पुरानी जिंदगी में वापस आएगा। आगे अगली सुबह वो वापस अपनी ड्रेस पहनता है और अपनी बहन की फोटो को देखकर वहाँ से निकल जाता है। आगे उसके क्लासरूम के अंदर आते यूशा और टकाजू उससे मिलते हैं। यूशा के करीब आती आसपास के लड़के काफी चिढ़ने लगे थे तो उनका गुस्सा शांत करने के लिए यूशा अपना प्यार वाला मैजिक करती है। उसके बाद सभी लोग फिर इसी तारीफ करते हुए इसके साथ खड़े हो जाते हैं। इधर अपना यू सीधा तोमोरी को देखता है, उसको रियलाइज होता है कि कैसे उसने कल रात उसको मोटिवेट करा। आगे क्लासरूम में तजाकू यू से पूछता है कि लंच करोगे। उसके यहाँ बोलती स्पीड की भागता है, उसका सर टूट जाता है लेकिन वो खाना ले आया था। आगे दोनों खाने बैठती कि तभी इनको नोटिफिकेशन आता है इनको स्टूडेंट काउंसिल आना है और फिर दोनों भागते हुए यहाँ पर आते हैं।
तोमोरी उन पे चिल्लाती कि इतने वक्त से तुम लोग कहाँ पर थे। जहाँ तभी तोमोरी अपनी यूशा की न्यू म्यूजिक वीडियो चलाती है। ये देखते ही भाई तजाको काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो बैठ करके म्यूजिक वीडियो देखने लगता है और म्यूजिक वीडियो खत्म होती है भाई ये पूरा पागल हो चुका था। तभी यूशा तोमोरी से पूछती कि ये गाना कैसा रहा। वो बताती कि ये गाना 10 में से 7 था और बताती कि कहाँ पे जो है इसने पॉइंट्स काटे। आगे कुछ वक्त बीत जाने के बाद ये लोग यही सोचते हैं कि भाई कुमागामी अभी तक क्यों नहीं आया। वो बताती है कि आज वो नहीं आएगा। तभी यू पूछता है कि तुमने हमें फिर यहाँ बुलाया क्यों है। वो तभी उनको एक पॉपुलर बैंड की 2 टिकट्स दिखाती है और कहती कि तुम लोगों में से किसी एक को मेरे साथ शो देखने चलना होगा। आगे यूशा कहती कि कौन सा बैंड है, मैं तो इसको जानती भी नहीं हूँ। तभी तोमोरी कहती कि अगर तुम्हारे गाने 100 पर है तो उनके गाने मिलियंस पर हैं। ये सुनते ही काफी ज्यादा सैड हो जाती है। फिर तभी तजाको अपने यू को कहते हैं कि तुम्हें तोमोरी के साथ जाना चाहिए क्योंकि तुम दोनों की काफी ज्यादा बनती है। और फिर काफी सोच समझ के सोच विचार करने के बाद अपना भाई मान ही जाता है। आगे तभी अपना भाई आगे बढ़ जाता है। तभी दूर से किसी लाल बालों वाली अंधी लड़की को देखता है। वो आकर के उसको कुछ ऐसे शब्द बोलने लगती है, उसको समझ नहीं आते और फिर उसको कहते हैं कि अच्छा तो तुम एक नूडल के बारे में बात कर रही हो। वो काफी एक्साइटेड हो जाती है और यू को कहती है कि चलो मुझे वहाँ ले चलो। ऑर्डर करने के बाद यू सोचता है कि अब मेरे घर पे मेरी बहन तो नहीं रही तो मैं यही खा लेता हूँ। बाद में यू को रियलाइज होता है कि ये तोमोरी के साथ जिस कॉन्सर्ट में जाने वाला था ये तो उसी बैंड का एक सिंगर है जहाँ इसको और खाना था। तो रेस्टोरेंट का ऑनर इसको कहता है कि आप बस मेरे को ऑटोग्राफ दे दो और उसके बदले में फ्री में उसको थोड़ा सा खाना और दे देता है। आगे जब खा के बाहर आते हैं उससे पूछती कि क्या हो गया, तुम काफी उदास लग रहे हो, तुम्हारी उदासी देख के ऐसा लग रहा है कि तुमने किसी अपने को खोया है। उसके कुछ बाद हम इन दोनों को ही एक पार्क में बैठकर बात करते हुए देखते हैं जहाँ हीरो अपनी पूरी कहानी बताता है कि कैसे उसकी सिस्टर अब नहीं रही। आगे तभी एक्साइटेड होती है और कहती है कि मैं जो है तुम्हारी बहन के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। जहाँ हीरो के घर पे आकर के प्रार्थना करती है। वही दूसरी ओर हीरो यही सोचता है कि अगर मैं तोमोरी को इससे मिला दूं तो क्या पता कुछ चमत्कार हो जाए। आगे तभी यू इसको कहता है कि तुम थोड़ी देर यहीं पे रहो, मुझे कॉल करना है। जब बाहर आके तोमोरी को कॉल करता है कहते हैं कि तुम जिस बैंड के शो में जाने वाली है उसका सिंगर मेरे पास है, तुम्हें उससे मिलना तो जल्दी आ जाओ, मेरे घर पे ही बैठा हुआ है। तोमोरी कहती है कि मैं उनके गानों की फैन हूं, उनके शो की फैन हूं, उनकी नहीं तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे बिल्कुल भी उनसे मिलने का कोई शौक नहीं है, अभी मैं जिस उनकी सीडी लेके घर ही गई थी। ये सुनने के बाद सोच लेता है कि जैसे तैसे करके इसको मिला के तो रह गई। तो ये कहते हैं कि आपको जिससे मिलना है वो थोड़ी देर के लिए बाहर गया तो बेहतर ये होगा कि हम भी उससे मिलने बाहर आ जाएं। आगे तभी फिर ये लोग ट्रेन में बैठ जाते हैं जहाँ कहती है कि मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है, चलो कहीं खाने चलते हैं। और ये वापस से उसको रामेन नूडल शॉप ले आती है जहाँ ये भर भर के नूडल्स खाती है। थोड़ा बात करते ही उससे पूछता है कि क्या तुम एक आंख से अंधी हो। वो कहती कि हाँ लेकिन बचपन से ऐसी नहीं थी और यही रीजन है कि मैं इजीली साइन कर पाती हूँ। वो बता दी कि उसको ईश्वर ने श्राप दिया है और ऐसे दिया कि बचपन से ही एक बहुत बड़ी सिंगर बनना चाहती थी, वो स्टेज में परफॉर्म करना चाहती थी, लेकिन इसको रियलाइज हुआ कि जो सपना लेकर के बैठी है कुछ ज्यादा ही बड़ा है और इस डर से इसने ज्यादा मेहनत नहीं करी और अपने ही एज के लोगों को जब ये परफॉर्म करता देखती थी तो ये भगवान को ही कोसती थी। आगे चल करके थोड़ा बहुत सक्सेसफुल हुई लेकिन इसने देखा कि आसपास के लोग बस इसको पैसे छापने की मशीन बनाना चाहते हैं और मैंने हमेशा अपनी ही कमियां ईश्वर के ऊपर डाली जिस वजह से मुझे श्राप मिला। और फिर मैंने सोच लिया कि आगे चल के मैं एक नॉर्मल से बैंड में रहूंगी और बस यही मेरी पूरी कहानी थी। आगे हम देखते हैं कि अपना हीरो जो है तोमोरी के भाई के हॉस्पिटल में उसको ले आया है। फिर हमें पुराना सीन दिखाया जाता है जहाँ जब हमारे हीरो ने तोमोरी को कॉल किया था तो उसने कहा भी था कि तुम्हारा भाई इस ग्रुप का बहुत बड़ा फैन है तो मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों ही भाई बहन एक साथ इससे मिलो। तोमोरी कहती कि इससे मेरे भाई की सेहत पे कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं तो मैं नहीं आने वाली। वही जैसे लोग उसके भाई से मिलते हैं इसका भाई वापस से काफी सारे तकिया फाट रहा होता है। ये देख करके सिंगर उसके पास जाकर के गाना गुनगुनाने लगती है। इसका गाना सुनकर थोड़ा सा शांत हो जाता है और तभी इसको अपनी बहन याद आती है। हीरो देख के काफी खुश था। उसके बाद ये लोग वापस चले आते हैं। जहाँ चलते हुए अपना हीरो सिंगर से कहता है कि मैं कल तुम्हारे शो में आऊंगा। उसके बाद अपना भाई जैसे घर की ओर बढ़ी आता था तभी उसको तोमोरी का कॉल आता है और वो बताती है कि नर्स ने उसको अभी कॉल किया था और उसने बोला था कि उसके भाई ने उसको पहचान लिया है। ये उसको कहती कि मैं तो तुम्हें पहले ही बोला था कि कुछ ना कुछ तो असर होगा ही। ये देख के तोमोरी का शुक्रिया करके कहती कि कल याद से कॉन्सर्ट आया ना। आगे तभी अगली सुबह अपना यू बार बार कपड़े बदल के चेक कर रहा था कि इस पे कौन सा बढ़िया लगता है, लेकिन काफी चीजें ट्राई करने के बावजूद भी उसको कुछ समझ नहीं आता और उसी के साथ फिर वो बाहर निकल जाता है। रास्ते में इसको फिर तोमोरी दिखती है जो कि काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। तभी यू उससे पूछता है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। वो कहती कि हम लोगों को मर्चेंडाइज लेनी है। वो कहता है कि क्यों ये सब तुम कॉन्सर्ट के बाद नहीं ले सकती। जब बता दी कि कॉन्सर्ट के बाद सारी कीमती चीजें खत्म हो जाएंगी। तभी कहती कि मैंने सोचा नहीं था तुम इतनी बड़ी फैन गर्ल निकलोगी। वो कहती कि मैं टी शर्टों के लिए नहीं, मैं बस अपने फोन के कवर के लिए जा रही हूँ। आगे भीड़ देखते ही यू मना करता है तो तोमोरी उसका हाथ पकड़ के अपने साथ ले आती है और कुछ वक्त बाद हम देखते हैं कि इसको केस मिल चुका है। काफी ज्यादा खुश है। आगे फिर ये लोग कॉन्सर्ट के लिए अंदर बैठ जाते हैं और फिर आराम से कॉन्सर्ट एंजॉय करते हैं। वह आगे उसके गाने सुन के और परफॉर्मेंस देख करके अपना यू काफी ज्यादा इंप्रेस होता है, लेकिन तभी वो एक ऐसा गाना गाती है जिससे अपने भाई को पुरानी बातें याद आने लगती है। फिर वो वहीं पर ही चीखने और चिल्लाने लगता है। तभी हम देखते हैं कि वो एक सपने में है जहाँ वो ऐसा ही कोई गाना अपनी बहन के साथ सुन रहा है, जहाँ पे उसके बूढ़े अंकल से बात होती है और वो बताते कि कैसे गाना मैथमेटिकली काफी इनकरेक्ट है। आगे में दिखाया जाता है कि ये और इसकी बहन जेल के कैदी की तरह लाइन में लगे हुए हैं ताकि इन लोगों को खाना मिल सके। और जैसे ही खाने की ट्रे ला करके बैठते हैं तभी कूनेगामी भी आता है। वो उसको बताता है कि एक लड़का है जो कि टेलीपोर्टेशन कर सकता है और वो पर्ची में उसको उसका नाम देता है। आगे हमें यही लड़की भी दिखती है जो कि बहुत पहले दिखाई गई थी। इसका नाम मेडोकी है। और आगे हम देखते हैं कि ये इसी लड़की के साथ और एक स्नीचिरो नाम की लड़के के साथ खाना खाता है। खाना खाते वक्त ये लोग प्लान बनाते हैं कि लोग यहाँ से कैसे निकलेंगे। आगे जब ये लोग डिनर कर रहे होते हैं तो कुछ गार्ड्स आकर इनको ले आते हैं। इन लोगों का फिर वहीं हॉस्पिटल के अंदर एक चेकअप होता है और जैसे यू और आयुमी बाहर आते हैं तभी गार्ड्स आयुमी को उससे दूर करते हैं। आयु को भी झटका देकर वहीं सुला देते हैं। इसकी आंख खुलती है तो ये अपने
अपने रूम में था और तभी इसको बचाने डॉक्टर आता है। वो बताता है कि तुम्हारी बहन की पावर आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है, जिस वजह से डी ब्लॉक को बंद कर दिया गया है। वो बताता है कि तुम्हारी बहन तो ठीक है लेकिन तुम्हारे भाई का भी कुछ पता नहीं। और आखिर में बूढ़ा कहता है कि जल्दी जा, तुम्हें अपनी बहन को बचाना है। ये आगे फटाफट उस टेलीपैथी वाले लड़के को ढूंढने की कोशिश करता है और फिर उसकी बॉडी कुछ पल के लिए यूज कर लेता है। वहीं इधर ये और दूसरी लड़की मिलकर के इस गार्ड को बेहोश करते हैं और आगे भागते इसको पता लगता है कि इसके भाई को पकड़ लिया गया है। जहाँ अपने भाई को पूरी बात बताता है कि अयुमी के साथ गलत ट्रीटमेंट करा है। जहाँ फिर ये मौका मिलती है दूसरे की टेलीपैथी की पावर का यूज करके अपने भाई के पास आ जाता है और जैसे उनको छुड़ाने वाला था तभी काफी सारे गार्ड्स आकर के उनके ऊपर फायरिंग शुरू कर देते हैं। इससे इसकी नींद खुल जाती है, इसको पता लगता है कि ये हॉस्पिटल में है और तभी तोमोरी बता दी कि तुम कॉन्सर्ट के दौरान ही बेहोश हो गए थे। और तभी इसको याद आता है कि इसने एक बार अपनी बहन से पूछा था तो उसने बोला था कि उसे सपने में ऐसा लगा कि उसका एक और भाई है। तभी तोमोरी से कहते हैं कि मुझे लगता है कि मेरा एक बड़ा भाई भी है। तभी यहाँ पे एक हैंडसम सा बंदा आता है और कहते हैं कि चलो तुम्हें पता लगी गया। तोमोरी कहती है कि तुम कौन हो। तभी अपने बाल आगे करके बताता है कि मैं कुमेगामी हूँ। तभी इसको कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम्हें मेरे भाई के बारे में कुछ ना कुछ पता ही है, प्लीज मुझे इस बारे में पूरा बताओ। वो उसको कहता है कि तू थोड़ा सा शांति रख, मैं सब चीज बताऊंगा, तुम्हारा भी मेन काम होना चाहिए कि तुम अपनी बहन को बचाओ। यूं कहते हैं कि मैं ऐसे किसको बचा सकता हूँ जो कि ऑलरेडी डेड हो चुकी है। वो कहते हैं कि तुम्हें तुम्हारे बड़े भाई शिनसुके की रियल पावर्स पता नहीं है। आगे तभी फिर कुनागामी कहते हैं कि तुम लोगों को मेरे साथ चलना होगा। ये लोग बाहर आकर के गाड़ी से एक दूर अनजान जगह पर जाते हैं। वहां से फिर एक बहुत लंबी चढ़ाई करते हैं। उसके बाद एक छोटे से गुफा के अंदर जाते हैं और उसका लिफ्ट लेकर के सीधा ऊपर आते हैं। इधर अंदर आती इनको एक लड़का मिलता है और पता चलता है कि यही इसका भाई है, इसका नाम शिनसुके है। ज्यादा भी कुनेगामी शिनसुके को बताता है कि तुम्हारे छोटे भाई यू को मेडोकी के साथ बिताए हुए पलों की याददाश्त याद नहीं। आगे पता चलता है कि शिनसुके ने इसकी काफी मेमोरीज भी डिलीट करी थी। तभी अपने भाई यू को देख के कहता है कि अरे तुम मुझसे गले नहीं मिल रहा। वो कहते हैं कि मैं थोड़ा सा शर्माया हुआ, समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। और तभी शिनसुके कहते हैं कि टेंशन मतलब मैं तुझे एक बहुत लंबी कहानी सुनाने वाला हूं तो तू तैयार रही हो। वेल आगे शिनसुके की आंख खुलती है। वो देखता है कि भाई उसको तो ब्रेकफास्ट बनाना था लेकिन उसके भाई बहन उसके बदले का काम कर रहे हैं। इधर खाना खाते हुए वो अयुमी से पूछता है कि कितने साल की है तो वो बताती है कि वो 8 साल की है। तो उसको रियलाइज होता है कि अब से 3 साल बाद हमें पकड़ लेंगे। तो यार दोस्तों हमारे प्रोटैगनिस्ट यू का जो भाई है उसके पास पावर है कि वो टाइम ट्रेवल कर सकता है। जहाँ वो एक गार्डन के पास आता है और कुनेगामी का वेट करता है। वो उससे आके मिलकर गले मिलता है और कहता है कि हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। कुनेगामी कहता है ये कब हुआ, भविष्य में? क्योंकि मैं तो तुझे अभी जानता नहीं। वो कहती है कि हाँ मैं भविष्य की तो बात कर रहा हूँ। आगे में बताया जाता है कि कुनेगामी के पास कुछ 3-4 लोग थे जिनके पास भी कुछ मैजिकल पावर्स हुआ करती थी और फिर ये लोग जाकर के एक बेसमेंट में जाते हैं। इनका सीक्रेट हाइडआउट हुआ करता था जहाँ कुनेगामी शिनसुके को सबसे मिलवाता है। तभी इनकी ग्रुप का एक लड़का कहता है कि क्या मजाक की बात है, कोई टाइम ट्रेवल कर भी सकता है। तभी शिनसुके बताता है कि तुम्हारा नाम शिनिचिरो है और तुम एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट हो सकते हो। उसके बाद फिर मेडोकी को बताता है कि तुम्हारे पास हिप्नोसिस की ताकत है और आखिर में मेडोमारी जो कि किसी की भी मेमोरीज इरेज कर सकता है, लेकिन उससे पहले उसको उस आदमी से मिलना होगा। तभी शिनिचिरो कहता है कि ये सारी बातें तुम्हें कुमागामी ने बता दी होगी। मेडोकी कहती है तो क्या तुम्हें कुमागामी पर भरोसा नहीं है? वो कहता है कि हाँ चलो ठीक है, तुम अपनी कहानी बताओ। शिनसुके बताता है कि कैसे आज से कुछ साल पहले साइंटिस्ट ने उन लोगों को पकड़ लिया था और उनके साथ काफी ज्यादा टॉर्चर करा और उसी दौरान इसने प्लान बनाया था कि वो टाइम में पीछे जाकर के हम सबको पहले बचाएगा। फिर वक्त के साथ साथ अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इन लोगों ने वैसे लोगों को अपने ग्रुप में रखा जिनके पास सेम पावर्स होती हैं, लेकिन आखिर में थे तो बच्चे ही। उसके बावजूद भी साइंटिस्ट और कुछ गार्ड्स आकर इनको पकड़ के ले आया करते थे, लेकिन अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए ये लोग लैब से बखूबी बाहर निकल जाते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग मारे भी जाते थे। जब तभी शिनसुके प्लान बनाते हैं कि हमें किसी बड़े को अपने साथ शामिल करना होगा। उसके साथ ही कहते हैं कि ये सट्टा लगाने के बराबर होगा, कोई चांस नहीं है। कुमेगामी कहते हैं कि मैं कुछ लोगों को जानता हूँ लेकिन हमें ये रिस्क लेना ही होगा। आगे में पता लगता है कि इसका बर्थडे और ये 15 साल का हो चुका है, इसके पास अब 2 साल और बचे हैं। इधर टीवी में एडवर्टाइजमेंट दिखता है कि लॉटरी से आप 6 करोड़ रुपए जीत सकते हैं। तो ये सोचता है कि अगर मेरे पास 6 करोड़ हो जाए तो मैं बाकी लोग अपने साथ जोड़ सकता हूँ। और फिर अपनी गैंग के पास आके बताता है कि अब एक ही रास्ता है कि हमें काफी सारे पैसे जोड़ने होंगे और उसके लिए मैंने सोचा कि मैं टाइम में पीछे जाऊंगा और जितनी भी ट्रेडिंग और लॉटरी स्टॉक्स थे उन सभी को खरीद लूंगा और फिर हम ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे जिसको साइंटिस्ट लोग भी छू नहीं पाएंगे। शिनिचिरो कहता है कि क्या बकवास बात है, मैं इसकी सारी बातें क्यों आने। कुमागामी कहता है कि एक बार ट्राई तो करके देख लो। फिर एक दिन इसकी आंख खुलती है। ये देखता है कि इसकी आंखों में धुंधलापन आ रहा है और ये समझ चुका था कि जितनी बार अपनी पावर्स यूज करेगा उतनी बार ये अंधा होता चला जाएगा। तो सोच लेता है कि इसको और ज्यादा लोग चाहिए होंगे ताकि इसका प्लान जल्दी सक्सेसफुल हो। इस चक्कर में इसको अब चश्मा लगाना पड़ा था। आगे फिर हमें दिखाया जाता है कि इसका 16वां बर्थडे भी आ चुका है। ये भी कुमेगामी को कहता है कि अब मैं एक और बार टाइम ट्रेवल करके पीछे जाऊंगा। हमारे पास बहुत सारे पैसे तो आ गए लेकिन हमने कोई ऑर्गेनाइजेशन खड़ी नहीं करी, तो मुझे वो खड़ी करनी होगी और ये पूरा गैम्बल होगा क्योंकि अगर मैं इस बार टाइम ट्रेवल करूंगा तो शायद मैं परमानेंटली अंधा हो सकता हूँ। कुमेगामी कहता है कि अब तुम फिर क्या करोगे। वो बताता है कि मैंने सोच लिया कि मैं एक स्कूल खोलूंगा क्योंकि पुबर्टी के बाद हम लोग पावर खो बैठेंगे तो उसके दौरान हम लोग स्कूल में ही रहेंगे, इससे हम सेफ भी रहेंगे और ये मेरा एक लास्ट चांस होगा। कुमेगामी कहते हैं कि ठीक है फिर अगले साल मैं तुम्हें जरूर ढूंढूंगा। जहाँ उसने फिर ट्रस्ट से बना हुआ स्कूल के प्रिंसिपल को हटा करके अपनी जगह ले ली और वे कुमेगामी से मिल चुका था लेकिन अब तक ये परमानेंटली अंधा हो चुका है। जहाँ तभी कुमेगामी से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा एक काम कर दो, मैं चाहता हूँ कि तुम यू और अयुमी इन दोनों की याददाश्त मिटा दो क्योंकि ये रहेंगे तो मैं अच्छे से काम नहीं कर पाऊंगा और अब मैं चाहता हूँ कि यही अंधेरा मेरी ताकत बने। दूसरा कुमेगामी को कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरे स्कूल की ब्रांच हर जगह रहे ताकि हम लोग जापान के आसपास सारे बच्चों को बचा सके। कुमेगामी कहते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो लोग मुझे टारगेट नहीं करेंगे। शिनसुके कहता है कि फिर कुछ नहीं, तुम अपने मुंह को छुपा लेना अपने बालों से और फिर उस दिन पानी डाल करके अपना मुंह छुपा देता है। जहाँ तभी ये फिर अपने घर आता है। इसकी बहन आके कहती है कि तुमने इतना वक्त क्यों लगाया। तभी कहती है कि मैं अपने साथ कुछ दोस्त भी लाया हूँ। जहाँ फिर मेडोकी और मेडोमारी की मदद से इनको बेहोश करके इनकी पूरी याददाश्त मिटाता है और फिर अपनी जुड़ी सारी याद
खाद्य और सामान यहाँ से लेके चला जाता है और फिर प्रेजेंट सीन में आकर के पूरी कहानी खत्म करता है। उसका पूरा प्लान सुनकर तोमोरी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और तभी शिंजुके उससे माफी मांगता है कि उसके भाई को बचा ना पाया। तोमोरी कहती है कि नहीं मेरा भाई अब रिकवर कर रहा है। आगे शिंजुके कहता है कि अब हमें अयुमी को भी बचाना होगा। यू कहते हैं कि वो कैसे, तुम्हारे पास पावर ही नहीं बची, तुम अंधे हो चुके हो। तभी शिंजुके कहता है कि यू तुम्हारे अंदर जो पावर है उसमें एक स्पेशल एबिलिटी भी छुपी हुई है कि तुम सामने वाले की पावर्स यूज कर सकते हो। तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बॉडी में आकर के मेरी पावर्स यूज कर लेना। फिर मैं बताया था कि जब कुनेगामी आया था तब उसने बताया था कि तुम्हारी जो पावर्स होंगी वो दूसरों की पावर एब्जॉर्ब करने वाली होंगी और तुम्हें पकड़ने से पहले हमारी पूरी टीम ने सोचा कि तुम पे इन्वेस्टिगेशन करेंगे और हमें पता लगा कि तुमने अपनी पावर गलत ही समझ ली। तुम्हारा दूसरों की बॉडी में 5-6 सेकंड रहने का मतलब ये एक पार्ट था कि तुम लोगों की पावर्स ले पाओ, लेकिन तुम्हें बस ये लगा कि तुम दूसरों की बॉडी में सिर्फ जा सकते हो और तुमने कभी भी दूसरों की पावर्स एब्जॉर्ब करके अपने लिए यूज नहीं करी। और इसका प्रूफ यही है कि तुमने जिसकी भी बॉडी प्रोजेस करी उनके पास जितनी नेचुरल पावर्स थी वो उनमें नहीं रही। ये सुनते ही कहता है कि ऐसे तो हमारा मिशन काफी इजी हो सकता था। तोमोरी कहती कि नहीं, हमें क्या पता, अगर तू सबकी पावर्स ले लेता तो क्या पता तो किसी मॉन्स्टर में बदल जाता। आगे उसका भाई कहता है कि यू मेरे पास आज भी मेरी एबिलिटी होगी तो मैं यही चाहता हूँ कि तुम मेरी एबिलिटीज का यूज करके हमारी बहन को बचाओ। आगे तभी ये लोग मिलते हैं, अपनी भाई की पावर्स लेता है और उसके बाद उसका इस्तेमाल करके सीधा टाइम ट्रैवल करता है और उस दिन पहुंच चुका था जिस दिन इसने अपनी बहन को स्कूल आने से मना किया था। आगे चीजें वैसी रिपीट होती हैं और तभी खड़ा होकर बताया जाता है कि जो पावर्स की तुम लोग बात कर रहे हो वो मेरी बहन ही है। और फिर लोग आगे जाते हैं, जब इसकी दोस्त की बहन इससे मिलने आए थे तभी देखते कि आखिर में लड़की जो मुंह फुला के गई थी यही थी जिसने इसको मारने की कोशिश करी। आगे तभी जो है तुम्हारी इसके घर आई थी, फिर बर्तन धोने के बाद फिर जाने वाली थी और वे बाहर आकर के वापस उसको कहती कि अपनी बहन से पूछना कि इसको कौन सा सपना आया था। तभी इसको कहता है कि अगर मैं तुम्हें बोलूं कि मैं टाइम ट्रैवल करके आया तो क्या तुम मेरी बात मानोगी। वो कहती है कि तुम अपनी बहन को बचाने के लिए कुछ भी करोगे तो हाँ मैं तुम्हारी बात मानूंगी। आगे तभी वो कहता है कि ठीक है, मुझे तुम्हें ज्यादा समझाना नहीं पड़ेगा और मैं मेन मुद्दे पे आऊंगा। कल मेरी बहन अपनी पावर का ओवर यूज करेगी जिस वजह से ये मर सकती है। ये सुनती तोमोरी कहती कि ठीक है, स्टूडेंट काउंसिल तुम्हारी मदद करेगा। तभी यू कहते कि तोमोरी, मैंने पहले तुम्हें शुरुआत में काफी अलग समझा, लेकिन पुराने टाइमलाइन में जब मेरी बहन नहीं रही मैं काफी डिप्रेशन में रहा, तब तुम ही थी जिसने मुझे मेरे डिप्रेशन से बाहर निकाला था। तोमोरी कहती कि मुझे कुछ याद तो नहीं है लेकिन तुम बोल रहे हो तो सच ही होगा और फिर ये इसका शुक्रिया करता है। वह फिर अगले दिन सुबह होती है, इसकी बहन कहती कि वो ठीक हो चुकी है तो तभी अपनी बहन के ऊपर हाथ रख के उसकी सारी एबिलिटी छीन लेता है। आगे फिर ये अपनी बहन को स्कूल की ओर छोड़ता है और तभी पीछे मुड़ता है, ये देखता है इसके सारे साथियों ने बच्चों वाली ड्रेस पहनी हुई है और ये हैरान था कि इनको जूनियर स्कूल की यूनिफॉर्म कैसे मिल गई। आगे फिर ये सभी लोग इसकी बहन को बचाने के लिए पीछे वाले रास्ते से जाते हैं। वह अंदर घुसते ही टकाजू एक पीटी टीचर पकड़ के कहते कि तुम कौन हो। टकाजू बताता है कि वो एक टीचर है तो पीटी टीचर उसको फैकल्टी लेके चला जाता है। इधर यूश और तोमोरी जैसी आगे बढ़ते हैं, छोटे छोटे बच्चे उनको आइडल समझ करके पकड़ लेते हैं। वो इधर हम वापस से गाड़ी को आता देखते हैं, इसमें से मेडोकी बाहर आती है। इधर फिर सीन वापस जैसे ही चलता है, ये लड़की अयुमी से काफी ज्यादा चिढ़ जाती है क्योंकि ये जिस लड़के को पसंद करती है वो इसको पसंद करता है और जैसे ही अपना कटर निकाल के इसको मारने वाली थी उतने अपना प्रोटैगनिस्ट वहाँ आ जाता है और फिर अपनी पावर से इसको डरा करके वहाँ से भगा देता है और दूर से मेडोकी जो है देखकर वहाँ से चली आती है। आगे जैसे अपनी बहन के साथ आगे बढ़ता है तभी मेडोकी और कुनेगामी वहाँ आते हैं। आगे ये लोग फिर इसके बड़े भाई के पास इसको लेके जाते हैं। जय सोचता है कि अयुमी की याददाश्त मिटाएगा तो तभी इसको सारी बातें बता देता है कि कैसे इसकी पावर स्टील करके यहाँ पे आया है। तभी इसका भाई शिंजुके कहते हैं कि आज से तुम्हें हमारे साथ ही रहना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारे पास काफी ज्यादा सुपर नेचुरल पावर्स है जिनका साइंटिस्ट लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। वह आगे फिर ये उसको लैब में लेके जाता है जहाँ इसको वही बूढ़ा मिलता है जिसने पहले के टाइम पे इनकी जान बचाई थी। जहाँ बूढ़ा बताता है कि ये लोग एक वैक्सीन बना रहे हैं जिससे उन सभी को ठीक कर पाए जिनके पास भी सुपर नेचुरल पावर्स है क्योंकि ये उनके मुताबिक एक तरह की बीमारी है। तभी बूढ़ा कहता है कि तुम्हें शार्लेट कॉमेट के बारे में पता है। अयुमी कहती है कि हाँ मुझे इस बारे में पता है। वो बताता है कि शार्लेट कॉमेट 75 ईयर्स में एक बार आता है और एक बार जब वो धरती पे आया उसके कुछ कंकड़ आसपास फैल गए जिसे सूंघ करके लोगों के अंदर सुपर नेचुरल पावर्स आ गई थी। एंड दोस्तों तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि इसी कॉमेट के ऊपर इस एनिमे का नाम भी रखा गया है। आगे ये एग्जांपल देते हुए कहता है कि यूरोप में जब इसी कॉमेट के कंकड़ फैले तो जितनी लड़कियों के पास इस चीज की पावर आई लोगों ने उनको विच बोल करके वहीं जला दिया और अब 12 साल बाद एक कॉमेट वापस आने वाला है तो हम चाहते हैं कि हम फटाफट वैक्सीन इसकी तैयार रखें और इस बार हमें जापान नहीं पूरी दुनिया में वैक्सीन बेचनी है क्योंकि भरोसा नहीं है अब शायद कोई कॉमेट है तो क्या पता कोई इससे टेररिस्ट बन जाए या कॉमेट की पावर का काफी ज्यादा मिसयूज भी हो सकता है। आगे तभी कहता है कि ठीक है एक काम करो अयुमी को भी उसकी याददाश्त वापस दे दो। अभी का शिंजुके कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, वैसे तुम्हारी भी याददाश्त नहीं आनी चाहिए थी लेकिन हो सकता है पुराने वाले शिंजुके को कुछ लगा हो जिस वजह से उसने तुम्हें तुम्हारी याददाश्त दे दी। आगे ये फिर अपनी पूरी की पूरी गैंग से इसको मिलाता है और कहता है कि आज से तुम्हारे यही दोस्त है, तुम अब स्कूल की दोस्तों के साथ नहीं रहोगी और अयुमी खुशी खुशी इसकी बात मान लेती है। आगे तो ये बोर ना तो ये इनके साथ काफी सारे गेम्स खेलता है और ये काफी ज्यादा घटिया खेल रहा था तो ये लोग कहते हैं कि हमें यकीन नहीं हो रहा है कि तुम शिंजुके के भाई हो। तभी कुनेगामी खड़ा होता है कहते हैं कि अब मुझे इन्वेस्टिगेशन के लिए जाना है। यू कहता है कि तुम्हारी एक तरह की स्टूडेंट काउंसिल मीटिंग है ना तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। फिर तो ये लोग कहते हैं कि नहीं सिर्फ कुनेगामी ही जाता है और ये सोच करके अपने भाई को तोमोरी की याद आ रही थी। आगे कुनेगामी जैसी बाहर करके अपनी कार में बैठता है, उसका ड्राइवर काफी घबराया हुआ था। जहाँ आगे चल के इसका ड्राइवर उस जगह कट नहीं लेता और कहते हैं कि आज के लिए मिशन टाल दो, मुझे मेरी फैमिली को बचाना होगा, प्लीज मेरी हेल्प करो। कुनेगामी उसकी बात मान जाता है। फिर ये लोग एक अनजान जगह पे आते हैं जहाँ तभी कुनेगामी की मुलाकात कुछ फॉरेनर से होती है जिनके पास सुपर नेचुरल पावर्स थी। ड्राइवर को कहता है कि मैं कुनेगामी को ले आया हूँ तो मेरी फैमिली को छोड़ दो। वो कहती है अभी नहीं, पहले हमारा एक काम होने दो और अगर तुम्हें जीना है तो तुम यहाँ से भाग जाओ। और ये सुनते भाई ड्राइवर यहाँ से भाग जाता है। इधर फिर एक हट्टा कट्टा बंदा आकर के भाई कुनेगामी को वहीं बेहोश करता है। आगे इसकी आंख खुलती है तो इसको पता लगता है कि
उसको दवाई देके बेहोश किया गया था। और तब ये मेन बंदा पूछता है कि बाकी लोग कहाँ पर हैं। कूनेगामी इस बारे में कोई बात नहीं करता, जिस वजह से उसकी इतनी पिटाई होती है कि उसके मुंह से खून आ जाता है। उसके 2-3 दांत भी टूट के नीचे गिर पड़े थे। और तभी एक डॉक्टर उसको इंजेक्शन दे देता है। आगे बेहोशी में उसकी आंख खुलती है, उसको पता नहीं होता कि भाई उसने बता दिया है नहीं बताया। वही हम तोमोरी का अपार्टमेंट देखते हैं जहाँ उसको पता लग चुका है कि कोई उसके आसपास है। वो इनविजिबल होकर घूम के एक को मारती है, लेकिन ये बॉडी बिल्डर उसको पीछे गिरता है। वही तो शिंजुके को कॉल आता है, उसको पता लगता है कि कोई फॉरेनर उससे बात कर रहा है। वो उसको कहते हैं कूनेगामी और तोमोरी हमारे पास है, अगर उनको लेना चाहते हो तो यू को हमारे पास दे देना। और हाँ, घबराओ मत, कूनेगामी और उसके ड्राइवर ने मिलकर के तुम्हारे बारे में सारी बात बता दी है। शिंजुके सोचता है कि पक्का इन आतंकवादियों ने पकड़ करके इसके मुंह से बुलवाया होगा। और तभी उनसे लोकेशन पूछता है। वो कहता है कि तुम्हारा ड्राइवर तुम्हें बता देगा। और आखिर में बताते हैं कि हमने इस प्लान के लिए काफी ज्यादा मेहनत करी थी, अगर ये फेल होता है तो हम समझ जाएंगे कि तुमने टाइम ट्रैवल करा है और फिर हम तुम्हारे ड्राइवर की पूरी फैमिली को वही मार देंगे। तभी अपने ड्राइवर को कॉल करता है, इसका ड्राइवर माफी मांगता है और तभी ये उससे पूछता है कि तुम्हारी फैमिली को कब तक रखा हुआ था। वो कहते हैं कि जब से हमने एकेडमी खोली थी तब से वो लोग मेरे पीछे पड़े हैं। इधर ये सारी बातें शिंजुके अपनी टीम के साथ डिस्कस करता है। तो शिनिचिरो उसको बताता है कि काम करते हैं, यू को वहां भेज देते हैं, तो जो भी पावर यूज कर रहा होगा उसकी पावर छीन लेगा और अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो तुम टाइम ट्रैवल करके बचा लेना। आगे इधर हमें दिखाया था कि कूनेगामी के साथ तुम्हारे को भी पकड़ के बांधा गया था। वेल आगे हम देखते हैं कि शिंजुके ने ये सारी बातें यू को बता दी थी और फिर उसको पूरा प्लान बता दे कैसे उसको लोगों को बचाना होगा। यू ये सारी बातें सुनकर के गुस्से में आता है और घबराते हुए कहता है कि मैं कैसे लोगों को बचाऊंगा। अब यही सोचता हुआ जो है उसके बाल चमकने लगते हैं और उसके अंदर अपनी बहन की एबिलिटी आ जाती है और यहीं पर चीजें तबाह ना करे। तो शिंजुके उसको पकड़ के कहता है कि लंबी लंबी सांसें लो, रिलैक्स करो। और तभी यू सोचता है कि जब वो डिप्रेशन में था तब तुम्हारी ने उसकी मदद करी थी, तो अब वक्त आ चुका है कि वो भी तुम्हारी की मदद करेगा। वेल आगे तभी यू ड्राइवर के पास जाता है। ड्राइवर उससे माफी मांगते हुए उसको उस जगह छोड़ता है जहाँ पे उसने कूनेगामी को छोड़ा था। अंदर उस कारखाने में घुस करके उसको कुछ फॉरेनर्स भी दिखाई देते हैं और फिर उनमें से एक फॉरेनर जो है चाबी सीधा ड्राइवर के मुंह पे मारता है और कहता है कि जाओ अपनी फैमिली को बचा लो। ये देखिए ड्राइवर फिर यू से माफी मांगता हुआ आगे चला जाता है। इधर तभी यू जो है अपनी पावर्स का यूज करके चेक करता है कि कहीं किसी के पास कोई हथियार तो नहीं। वेल इधर तभी ये कहता है कि तुम लोगों के पास हथियार तो नहीं है, तो मुझे ये बता दो कि तोमोरी कहाँ पर है। वो लोग बताते हैं कि वो बेसमेंट में है। तो तभी यू कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। लेकिन तभी उतने में एक छोटी बच्ची भागते हुए आती है, उसके मुंह से लाइट आती है जिससे अपने भाई को कुछ दिखाई नहीं देता और तभी मौका मिलते अपने चाकू से उसकी एक आंख इंजर्ड कर देती है। वो सोचता है कि वो टाइम ट्रैवल करके पीछे जाएगा, लेकिन अब नहीं जा पा रहा था। जहाँ फॉरेनर्स बताते हैं कि टाइम ट्रैवल करने के लिए तुम्हें दोनों आंखें चाहिए, तुम्हारी एक आंख इंजर्ड हो चुकी है। ये देख करके अपना प्रोटैगनिस्ट फिर अपनी बहन की पावर यूज करने वाला था कि तभी वो लोग कहते हैं कि अगर तुमने कोलैब पावर का यूज करा तो तुम्हारे लोग नीचे बेसमेंट में वो पहले मरेंगे। आगे फिर जैसे अपनी तीसरी पावर का यूज करके काफी सारे रॉड उनके ऊपर फेंकने वाला था, उतने में बच्ची आकर के इसकी गर्दन पे अटैक करती है। ये देख करके भाई फॉरेनर यहाँ से भाग जाते हैं और ये अपनी बहन की पावर्स का यूज कर ही देता है। दूसरे शिंजुके और उनके बाकी मेंबर्स देख लेते हैं कि भाई यहाँ पे कुछ धमाका हो गया। आगे की टीम फिर भागती आगे जाती है, ये लोग ढूंढते हैं, इन लोगों को फॉरेनर्स दिख जाते हैं और तभी इनको दूसरे का भाई भी दिख जाता है। तब ये समझ जाता है कि इसकी आंख की चोट की वजह से इसने टाइम ट्रैवल नहीं मारा होगा। आगे शिंजुके फिर तभी भागते हुए जैसे आगे जाता है वो देखते हैं कि कूनेगामी ने तुम्हारी को बचा लिया है, लेकिन हम लोग देखते हैं कि काफी सारे रॉड के सरिये उसकी बॉडी के आर पार हो गए। वो फिर आखिर में शिंजुके से कहता है कि मैंने अपना काम पूरा करा और अब मैं गहरी नींद ले लेता हूँ। ये देखकर शिंजुके फिर उस जगह काफी तेज चिल्लाता है। वेल आगे तभी हम अपने प्रोटैगनिस्ट यू को एक हॉस्पिटल के बेड में देखते हैं। उसको काफी सारी चोटें आ चुकी हैं और उसको फिर यही याद आने लगता है कैसे वो यहाँ पर आया। ये याद करता हुआ उसको बहुत गुस्सा आता है और अपनी बहन की पावर्स यूज करने वाला था कि तभी उतने में शिनिचिरो आकर के इसको इंजेक्शन देके इसको शांत करता है। तभी शिनिचिरो उसको बताता है कि तुम यहाँ 2 दिन से पड़े हुए हो। तभी यहाँ पे दोनों भी आ जाते हैं। इन दोनों को देखते ही यू कहता है कि कूनेगामी और तोमारी कहाँ पर है। वो लोग कुछ बोलते नहीं है। फिर तभी ये पूछते कि मेरा भाई कहाँ पर है। शिनिचिरो गुस्से में कहते हैं कि तुम अपना मुंह बंद रखो और अपनी रिकवरी पे ध्यान दो। वो उसको मानने वाला था कि तभी उसके मुंह से निकल जाता है कि कूनेगामी तोमारी को बचाते हुए शहीद हो गया। ये सुनते ही वो एकदम हैरान हो जाता है और समझ जाता है कि पक्का उसका भाई काफी सदमे में चला गया होगा क्योंकि कूनेगामी उसका बेस्ट फ्रेंड था। वेल आगे सभी लोग कूनेगामी का फ्यूनरल अटेंड करते हैं और शिंजुके अकेले में बैठा हुआ था। तभी कुछ बाद जो है इसकी बहन इससे मिलने आती है। वो आकर के इससे थोड़ा बहुत बात करके उसको बेस्ट ऑफ लक कह करके चली आती है। उसके बाद अपना भाई यू खड़ा होकर थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करता है ताकि ठीक से वापस चल पाए क्योंकि उसकी टांग में काफी गहरी चोट लगी थी। उसके बाद वो थकार करके हॉस्पिटल के बेड में ही बैठ जाता है। वो तभी टीवी में यूशा को देखता है। वो देखता है कैसे वो जो है अपने मॉम एंड डैड से मिलने आई है क्योंकि उसको पता है कि पुबर्टी के बाद उसकी पावर्स चली जाएंगी। वो देखता है कि टीवी में कैसे यूशा खाते खाते जो मीसा में बदल जाती है। उसको रियलाइज होता है कि कितना घटिया खाना है और उसके माँ बाप को यूशा को देख करके उसकी बड़ी बहन की याद आ रही थी और ये सब देखकर अपना भाई बहुत खुश होता है। आगे तभी अपने पैर के ऊपर काम करता है। इसके पैर की रिकवरी काफी तेज हो रही थी। तभी मेडोकी इसके पास आती है और कहती है कि तुम्हें किससे मिलने जाना होगा। आगे तभी अपने भाई शिंजुके के पास आता है। शिंजुके फिर उसको बताता है कि कैसे आने वाले टाइम पे मिलिट्री और पुलिस वाले पे कब्जा करने वाले हैं। अपने भाई की ये हालत देख करके प्रोटैगनिस्ट को वो टाइम याद आता है जब उसकी बहन नहीं रही थी और काफी डिप्रेशन में चला गया था। आगे बताता है कि अब बाकी दुनिया में भी हलचल होना शुरू हो चुकी है। जापान भी बहुत जल्दी इसमें शामिल होगा और उसके बाद फिर हमारा गेम खत्म है। वह फिर उसके बाद उससे बातें खत्म होती है। अपना भाई हॉस्पिटल में जैसे ही वापस आता है वो देखता है कि तोमोरी उसके पास उससे मिलने आई है। वो उससे कहती है कि मैं काफी वक्त बाद तुमसे मिल पा रही हूँ, मुझे आज ही मौका मिला। तो तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये शो अभी फिलहाल करंट टाइमलाइन में चल रहा है, कोई पास्ट वास्ट की चीजें हट चुकी हैं। आगे तभी यू बैठ करके उसको सारी बातें बताता है और रोते हुए कहता है कि उसके बड़े भाई ने बोला है कि बहुत जल्द जापान जो है इन सारी चीजों में इन्वॉल्व होगा और हमारा गेम खत्म है। तोमोरी कहती
कहती कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी भाई की फैसिलिटी में ऑलरेडी वैक्सीन बन चुकी है, हम लोग उसको लगा लेंगे, अगले कमेंट में किसी को पावर नहीं मिलेगी, बस हमारी यही दिक्कत है कि जिन 10,000 लोगों को पहले से पावर मिल चुकी है हमें बस उनको ढूंढना होगा। जब तभी तोमोरी कहती कि तुम्हें 10,000 लोगों को ढूंढना पड़ेगा, तुम्हें सभी की पावर्स को ऑब्जर्व करना होगा, लेकिन दिक्कत ये है कि इस प्रोसेस के दौरान तुम कोई बड़ा सा मॉन्स्टर ना बन जाओ जो कि इंसानों के लिए खतरा बन जाए। ये बोल के जैसे वो जाने वाली थी, ये कहता है कि ठीक है मैं चीज करने को तैयार हूँ। तभी वो कहती है कि मैंने तो मजाक किया था, मैंने सोचा नहीं था कि तुम ये चीज को सीरियसली ले लोगे। तभी उसके पास आके कहता है कि मैं चीज करने को तैयार हूँ, पहले तुमने मुझे बचाया था जब मैं डिप्रेशन में था और अब मेरी बारी कि मैं तुम लोगों को बचाऊंगा। वो उससे पूछती है कि तुम ऐसा क्यों ही कर रहे हो, जहाँ तभी कन्फेस कर देता है कि ये तोमोरी से प्यार करता है। ये सुनती हुई कहती है कि क्या बेवकूफ हो, हम दोनों की तो जोड़ी भी नहीं जमने वाली है, फिर इन दोनों की लड़ाई होना शुरू हो जाती है। और थोड़ा सोचने के बाद तोमोरी कहती है कि ठीक है जब तुम 10,000 लोगों की पावर्स लेकर के जिंदा बच जाओगे तब मैं कुछ सोच सकती हूँ। तभी यू कहते हैं कि क्यों तुम्हें मेरी पावर्स पे भरोसा नहीं है। वो कहती कि ऐसी बात नहीं है, चलो एक काम करते हैं, फटाफट हम लोग पिंकी प्रॉमिस करते हैं और मैं यहाँ पे तुम्हारा वेट करूंगी जब तक तुम यहाँ पे नहीं आते, और मैं भी यही चाहूंगी कि तुम जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी यहाँ पे आना। आगे तभी कहती कि तुम्हें अगर लोगों की पावर लेनी तो शुरुआत मुझसे कर लो, क्योंकि मैं अब इस पावर से थक चुकी हूँ। यू जैसी इसकी पावर्स लेता है तभी टोमोरी को काफी नॉर्मल सा फील होने लगता है। आगे तभी ये अपने भाई फिशिंस्की से मिलने चला जाता है और हमें दिखाया जाता है कि भाई अभी भी अपने बेस्ट फ्रेंड के गम में इतना ज्यादा डूबा हुआ है कि तब से वहीं बैठा हुआ है। जहाँ अपने भाई से मिलकर के पूरा प्लान बताता है और कहता है कि कैसे वो सारे 10,000 लोगों की एबिलिटी चुरा लेगा ताकि किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना आए, जैसे कुनिगामी मरा वैसे कोई ना मरे। ये सुनते ही उसका बड़ा भाई कहता है कि ये इम्पॉसिबल है, रोते हुए कहता है कि काश मैं कुनिगामी को बचा पाता। तभी यू कहते हैं कि ये मैं इसलिए तो कर रहा हूँ ताकि किसी और कुनिगामी को मरना ना पड़े। आगे तभी जो इसका भाई इसके साथ इसके रूम में आता है और इसको बताता है कि ठीक है हम इस प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे, उसके लिए मुझे मेरी टीम को पूरे जापान को अच्छे से काबू करना होगा ताकि तुम अपना काम पूरी तरह कर पाओ। लेकिन याद रखना कि तुम अभी 16 साल के, तुम्हारे पास बहुत कम वक्त बचा हुआ है, अगर तुमने चीजें जल्दी नहीं करी तो तुम अपनी पावर्स खो बैठोगे और हमारे पास फिर कोई चारा नहीं बचेगा। जहाँ इधर हम देखते हैं कि यून अपना सामान पैक कर लिया और अब ये वर्ल्ड टूर के लिए तैयार है। तभी सामने यूशा और तकाजू आते हैं, वो दोनों आके उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि तुम हमारी पावर्स भी ले लो। और बेसिकली यूशा के अंदर उसकी बहन मीसा थी, तो जैसे वो गायब होती है तकाजू उसको लेटर देता है जो मीसा ने लिखा हुआ था। जैसे उस लेटर को पढ़ती है उसको पता लगता है कि उसकी बहन 24 घंटे उसी के साथ ही थी और ये सुनकर उसको काफी अच्छा लगता है। आगे फिर ये दोनों ही अपने यू को ब्रोफिस देते हैं और फिर इसको जर्नी के लिए विश करते हैं। इधर यू फिर अपने कमरे में आता है, सारी इंपॉर्टेंट चीजों को ले लेता है, लेकिन तभी देखता है कि तुम्हारी उसके दरवाजे पे खड़ी है और उसने उसको एक तगड़ी सी चिट दी है। उस चिट में बेसिकली जापानीज वर्ड्स थे जो कि इंग्लिश में कन्वर्टेड थे। इसी खुशी में अपना यू जो है अपना आईपॉड इसको देता है और फिर इसको कहता है कि अपना ख्याल रखना और ये बोल के अपनी जर्नी पे निकल जाता है। वेल आगे हम इसके बड़े भाई को देखते हैं कैसे वो रात को उड़ता हुआ प्लेन देखता है। वही इधर यू को देखते हैं जो कि पहले मलेशिया आया है, जहाँ का सिक्योरिटी गार्ड उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। वो कहता है कि वो यहाँ पे बस घूमने आया है। उसके बाद वो वहाँ के लोकल से जो है काफी सारी जानकारी लेता है और वो उसके बदले में उसको पैसे देता है। वही आगे चल के फिलीपींस आता है, एक गाड़ी में बैठता है, या तभी एक आदमी सीधा बैठता है, सीधा इसकी पावर्स ले लेता है और फिर उसका माइंड रीड करके जो है पता कर लेता है कि इसके छोटे भाई के पास ही पावर्स हैं। ये फिर तभी इसके छोटे भाई के पास जाकर के उसकी भी पावर्स ले लेता है। बस फिर होना कहता है एक एक करके आसपास की जगह के सारे लोगों की पावर्स ले लेता है। उसके बाद ये अफ्रीका जाता है, वहाँ जाके कुछ बंदूकधारी लोगों से लड़ता है और एक एक करके अफ्रीका के सारे बच्चों की पावर ले लेता है और फिर ये इजिप्ट आता है। इधर एक आदमी को शक हो चुका था तो वो दूसरों को बताता है कि एक इंसान से दूर रहना क्योंकि ये सबकी पावर चुरा रहा है। आगे ये फिर एक और लड़की की पावर्स चुराता है और फिर जैसे ही एप्पल छूता है वो बर्फ में बदल जाता है और उसको रियलाइज होता है कि लोग की पावर्स बिना यूज करे भी इस्तेमाल कर पा रहा है। उसके बाद इसको दूर तक देखने की एबिलिटी मिल चुकी थी और फिर अफगानिस्तान आता है और उसके बाद ये वहाँ से भी एक बच्चे की पावर चुरा लेता है। वेल उसके बाद ये इंडिया आता है हमारे देश में ताकि मेरी पावर चुरा पाए। जहाँ तभी इस पे मेरे साथ ही बहुत सारा अटैक करके इसको भगा देते हैं। जहाँ फिर ये पेरू आता है, वहाँ उसको पता लगता है कि एक लड़की के पास ऐसी पावर्स हैं जिससे वो लोगों की चोटों को ठीक कर रही है। पहले तो अपने भाई को बुरा लगता है लेकिन तब भी उसकी एबिलिटीज को ले लेता है और तभी सोचता है कि अगर ये अपना हाथ अपनी आंख पे लगा लें तो क्या पता अपनी आंख भी ठीक कर पाऊं। लेकिन तभी इसको रियलाइज होता है कि ये पावर्स इसलिए नहीं ले रहा ताकि ये खुद को ठीक कर पाए। फिर अपना भाई क्यूबा में आता है, उसको सपना आ रहा था जिस वजह से इस होटल को डिस्ट्रॉय कर देता है और धीरे धीरे इसको रियलाइज होने लगा था कि जो भी पावर्स चोरी कर रहा है उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहा। उसके बाद ये सऊदी अरब आता है, टीवी देखता हुआ नींद की गोली खा करके सो जाता है। उसकी आंख खोलती है तो उसको टीवी में दिखाया जाता है कि कैसे एक आदमी आया, उसने भारी तबाही मचाई और तभी इसको रियलाइज होता है कि जब ये नींद में था इसने बहुत लोगों पे अटैक कर दिए। आगे फिर ये इटली आता है, यहाँ के लोग इस पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। इसको समझ नहीं आता कि यहाँ पे क्यों आया है, जिस वजह से उन्हीं लोगों को मारना शुरू कर देता है। तभी यहाँ पे चिट गिरती है और इसी चिट को देख करके याद करता है कि इसने तोमोरी से प्रॉमिस किया कि यहाँ पे जल्दी आएगा, लेकिन अभी धीरे धीरे उसको भी भूलने लगा था। वही तो तोमोरी भी इसका इंतजार कर रही होती है। आगे देखते देखते सारे यूरोपियन शहर में चला जाता है। उसके बाद ये रशिया पहुंच जाता है और लोग उसको रीपर नाम से जानते थे। ऐसे करते करते ये फिर सीधा यूके पहुंच जाता है। वहाँ पे एक लड़का जैसे ही आता है इसको अपने बेड पे पाता है और फिर उसकी पावर लेकर के सीधा अमेरिका पहुंच जाता है। फिर किसी ऑफिस घुसता है, वहाँ जाके उसकी पावर्स ले लेता है। आगे फिर ये अमेरिका के एरिजोना स्टेट पे जाता है, वहाँ से भी 2 लोगों की पावर्स ले लेता है और बस फिर ऐसा सिलसिला चला जा रहा था। इसको अब समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्यों कर रहा है और ये अपना सारा मिशन भूल चुका था और तभी इसका दिमाग फिरने लगता है और ये सोचता है कि ये पूरी दुनिया को कैप्चर कर लेगा। तभी वापस से तोमोरी की दी हुई चिट इसके पास आती है और फिर इसको लात मार के आगे फेंकता है और फिर वापस से चिट के पास आता है, उसको पकड़ता है, रोने लगता है और सोचता है कि इसको चिट को लात मार के गिल्ट क्यों हुआ। आगे फिर साइबेरिया जाता है, वहाँ से लोगों की पावर छीनता है, फिर कंबोडिया जाता है, फिर वहाँ से लोगों की पावर छीनता है, फिर टर्की आता है, फिर वहाँ से भी लोगों की पावर छीन लेता है। टर्की के लोगों ने
ने तो बच्चों पे एक्सपेरिमेंट भी करना शुरू कर दिया था, तो ये उन सभी की पावर्स ले लेता है। उसके बाद फिर ये ऑस्ट्रेलिया से सीधा चाइना पहुंच करके बच्चे की पावर ले लेता है। इतनी पावर्स लेने के बाद तभी पीछे से एक आदमी इसको पबजी वाले क्रॉसबो से मारता है। जब तभी एक लड़की अपने प्रोटैगनिस्ट को बचाते हुए कहती है कि तुम लोगों को कमजोरों पर अटैक नहीं करना चाहिए। आगे तभी खड़ा करके उस बच्ची का शुक्रिया करके उसकी पावर्स ले लेता है। ये रिंग तो आगे बढ़ता है क्योंकि इसके दिमाग में यही था कि इसको वापस जाना है, लेकिन इसको पता नहीं था कि इसको कहाँ जाना है। आगे तभी इस पे एक और क्रॉसबो लगता है, बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। जैसे ही आदमी इसको पकड़ना आता है उतने में पुलिस का हेलीकॉप्टर देखता है। उसमें इसका भाई इसको फाइनली वहां से बचा लेता है। आगे तभी अपनी भाई की आंख जो हॉस्पिटल में खुलती है, जहाँ तुमोर इसको देख के कहती कि तुम्हारा हार्डवर्क काम आया। तभी भाई यू उसको खड़ा करके कहता है कि शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए, लेकिन आप मुझे ये बताएंगे कि आप कौन है। ये सुनते ही हैरान हो जाती है और कहती है कि हाँ शायद तुम्हारे ब्रेन में काफी ज्यादा चीजें आ चुकी हैं। और फिर वो कहती है कि मैं तुम्हारी लवर हूँ। वेल आगे फिर इसको बता दी कि तुम्हारे पास ये जो नोट्स की कॉपी है ये मैंने बना के दी थी। ये देखते यू कहते हैं कि हाँ ये मेरी लकी चार्म की तरह रही, ये मेरे दिल के बहुत करीब है, मैं इसको टैटू करवा लूंगा। वेल ये सब सुनती है, रोने लगती है और कहती है कि तुम्हारा घर में स्वागत है। और हमें दिखाया जाता है कि इसको जो चिट दी गई थी उसके आखिरी पन्ने में यही लिखा था कि तुम्हें घर वापस आना है। वेल आगे सब लोग कोने में ग्रेव पे जाकर प्रार्थना करते हैं। और तभी कुछ बाद हम देखते हैं कि मिदोरी अपने कैमरे से जो है इन सबकी रिकॉर्डिंग कर रही है। जहाँ तभी यू कैमरे में देख के कहता है कि मैं आने वाली चीजों के लिए काफी एक्साइटेड हूँ। और तभी लोग फैसला कर लेते हैं कि सभी लोग अपनी पूरी जिंदगी को खुशियों से भरेंगे। और स्टोरी के आखिर में हमें मिदोरी की चिट और अपने प्रोटैगनिस्ट का आईपॉड दिखाया जाता है। एंड तो या गाइस इसी के साथ जो है ये सीरीज यहीं पे खत्म होती है। इस सीरीज का नाम मैंने तुम्हें वीडियो के बीच में बता दिया, तो प्लीज कमेंट करके परेशान मत करना। ये सीरीज का सीजन 1 था जो कि 2015 में आया था और अब तो खैर ऑलमोस्ट 10 साल हो चुके हैं। तो मुझे कोई भी उम्मीद नहीं है कि इसका सीजन 2 आएगा। बाकी काफी टाइम से मैंने एक लव रोम कॉम साइफाई टाइप की स्टोरी नहीं बनाई थी, तो सोचा ये एक्सप्लेन कर दूं। तुम्हें वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट में जरूर बताना। इस वीडियो को लाइक कर देना और ऐसी और एनिमे एक्सप्लेन वीडियोस के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। ये वीडियो काफी ज्यादा मुझे प्यारी और अच्छी लगी, ऐसा लगा कि मानो ये एनिमे मेरे दिल के करीब है। तो अगर तुम्हें भी पसंद आया तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर देना, खासकर अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ तो जरूर करना। तो बस फिर आज के लिए इतना ही। मैं मिलूंगा तुम सभी से एक और नई वीडियो में एक और नए एनिमे एक्सप्लेन के साथ। तब तक के लिए इट्स न्यू हिंदी साइनिंग ऑफ। नमस्ते।